हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, यानी कि आज़ादी के बाद भारतीय संघ में किस तरह जितने भी भारतीय प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कैसे भारतीय संघ में जोड़ा गया। आज हम इस बेसिक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दो सेशंस। मेरे सभी पिछले सेशंस को वो ढूंढ सकते हैं स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर जाकर। मेरे नाम से उनको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में उस पिछले सारे सेशंस को देखिए। उसके अलावा वो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है, उस पिन्ड कमेंट में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि पिछले सेशंस देखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस तो आप जानते होंगे कि किस तरह हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जा रहे हैं, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठा करते जा रहे हैं। सो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एज वेल एज फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ के चलना ही हमारी प्राथमिकता है हमारे इन सेशंस की, राइट। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टडी IQ की एप्लीकेशन का, लर्निंग एप्लीकेशन को। उसको इंस्टॉल कीजिए अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर। उस पर CSC से रिलेटेड एक थॉरो कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एम्पल मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, बहुत कुछ है। मेक श्योर यू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो आज के टॉपिक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन एंड मर्जर समझना है। लेकिन आइए उससे पहले की कुछ घटनाओं को समझते हैं। अभी जस्ट हमने पिछले क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। सो 1937 के इलेक्शन से लेकर, राइट, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने रिजाइन किया, ठीक है। उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। विश्व युद्ध के बाद ऑगस्ट ऑफर आया, वेवल प्लान आया, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत आजाद हुआ। इन सारे टॉपिक्स को हम पीछे कवर कर चुके हैं। So, जो आज का जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड आपको इन्हीं सब टॉपिक्स में मिलेगा। उसके अलावा इससे जस्ट पहले जो मैंने कराया है कि ब्रिटिश जो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ब्रिटिश राज का भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या जो है वो रिलेशन रहा, किन पॉलिसीज के माध्यम से ब्रिटिश राज ने या पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जितने भी प्रिंसलीज थे उन सबको एक एक करके अपने सब्जुगेशन में लाए। स्टार्टिंग विद द रिंग फेंस, ठीक है, द स्ट्रेटजी ऑफ रिंग फेंस। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस किया, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन किया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया, और फिर 1858 के बाद ब्रिटिश पैरामाउंसी पूरे भारत पर घोषित कर दी गई और सभी प्रिंसलीज भारत की डायरेक्टली किसके अंडर आ गई? ब्रिटिश क्राउन के, राइट। तो ये पिछले सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर अलग अलग वायसरॉयज की क्या क्या पॉलिसीज रही, बटलर कमेटी आई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरेशन बनाने की बात हुई। सो वहां तक हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। आज हमें समझना है, और देखिए साथ साथ में हम इंडिपेंडेंस एक्ट भी पढ़ चुके हैं। भारत को हमने आज़ाद भी करा दिया। आज़ादी के बाद जो कम्युनल जो राइट्स हुई है, दंगे हुए हैं, ठीक है, मूवमेंट हुई है किसकी? रिफ्यूजीज की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसी बीच इंटरिम गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश हुई। उस इंटरिम गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स है, हम उनको समझ चुके हैं। वो सारी चीजें हम कर चुके हैं, राइट, वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके साथ साथ ही एक और घटना ये हो रही है कि जो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कैसे इंडियन संघ में या इंडियन यूनियन में जोड़ा जाए, ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा यही है समझना कि हमें यह पता करना है कि जो इंडियन यूनियंस है उनकी मंशाएं क्या थी। तो बिल्कुल बेसिक चीज समझते हैं हम कि अंग्रेजी शासन 1772 के बाद बंगाल से शुरू होता है और 1833 आते आते पूरे भारत पर फैल जाता है, ठीक है। और उससे पहले अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक जो क्षेत्रीकरण है वो कर रहे थे, राइट। इकोनॉमिक जो अपना कंट्रोल है वो एक्सपेंड कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1757 के बाद पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। 1772 के बाद तो उन्होंने फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश शुरू कर दिया अपना, कहाँ पर? अपनी फोर्ट विलियम्स की जो है वहाँ पर उनकी जो फैक्ट्री थी या कॉलोनी है, राइट, वहाँ से।
और उसके बाद 1833 तक आते आते, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, 1833 के चार्टर तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और लगभग पूरे भारत पर कंट्रोल हो गया, यानी कि पूरे भारत की जो बाउंड्रीज है उसको तो अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया और फिर अंदर के जितने भी राज्य थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत धीरे धीरे उन सबको जो है वो अपने सब्जुगेशन में ले लिया। बट स्टिल ऐसी बहुत सारी प्रिंसलीज बची थी जिनको डायरेक्टली अपने सब्जुगेशन में कभी भी अंग्रेज नहीं लेकर आए। तो वो मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों किया उन्होंने, ताकि डिवाइड एंड रूल वो खेल सकें, और क्योंकि धीरे धीरे जो है वो एक मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था भारत में। अंग्रेजों को अगर भारत में इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बनाकर रखना था तो भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना था, भारत में एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड प्लस जो है वो नए आइडियाज पर आधारित एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना था। अगर उनको अपना इंपीरियल स्ट्रक्चर भारत में एस्टेब्लिश करना था, एक इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भारत में लगाना था, तो सभी पोस्ट पे तो वो यूरोपियंस को अपॉइंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो लोअर क्लरिकल लेवल्स हैं, या हो सकता है कि कुछ हद तक बड़े पोस्ट पे भारतीयों को भी उन्हें अपॉइंट करना ही था, क्योंकि भारतीयों का कोऑपरेशन होने चाहिए। यहां पर आ जाती है घूम फिर के सारी बात कि भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को चाहिए भारतीयों का कोऑपरेशन, और जो होस्टाइल एलिमेंट्स हैं अंग्रेजों के प्रति भारत में, उनको सबजुगेट करने के लिए भी भारतीयों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर गढ़वाल के राजपूत अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और गढ़वाल के राजपूतों का पख्तूनियों से जो है वो पुराना इशू चला आ रहा है, या रोहिश जो बंगश जो पठान है उनसे अगर पुराना इशू चला आ रहा है राजपूतों का गढ़वाल के, तो उस इशू को अंग्रेजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए विलियम जोन्स ने या वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले फॉर्मली भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, यानी कि दो मुख्य जो कम्युनिटीज हैं भारत की, हिंदू और मुस्लिम, उनके जितने भी सेक्रेड टेक्स्ट है, उनकी जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है या उनकी जो सोशल हिस्ट्री है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अवेलेबल है, उन सबको जो है वो ट्रांसलेट करवाया गया। बिल्कुल बेसिक थ्योरी ये होती है कि अपने दुश्मन को जानना बहुत अनिवार्य होता है अपने दुश्मन से लड़ने से पहले। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले वो ट्रांसलेशंस करवाई, ठीक है, चाहे वो कुरान की ट्रांसलेशंस हो, हदीस की ट्रांसलेशंस हो, ठीक है, उसके अलावा मनुस्मृति की ट्रांसलेशन करवाई हो, ठीक है, वेदों की ट्रांसलेशन, गीता की ट्रांसलेशन, महाभारत की ट्रांसलेशन, तो इन सब की ट्रांसलेशन करवाई गई अंग्रेजी में। फिर अंग्रेजों ने इनको पढ़ा और फिर समझा कि अच्छा, नॉट जस्ट दिस, लेकिन जो मुगल बादशाह रहे उन्होंने उनकी जो मुगल कोर्ट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे गए, चाहे वो फतवा आलमगीरी हो, या उससे पहले आईने अकबरी हो, या उससे पहले तुजू की बाबरी हो, ठीक है, तुजू की जहांगीरी हो, ये सारी जो है वो पढ़ी गई, ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में पढ़ी गई, ताकि भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझा जा सके। ठीक है, बहुत ये कदम जो है वो अंग्रेजों ने अपने हर कॉलोनी में उठाया। वहां के जो नेटिव्स हैं उनके पिछले 1-1,500 2,000 साल जितना भी उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उस सबको एनालाइज किया जाए और फिर उसको वहां के नेटिव्स के खिलाफ यूज किया जाए। तो भारत में किस प्रिंसली को संघ का हिस्सा बनाना है, नॉट संघ, लेकिन चलो ब्रिटिश राज की बात करते हैं, संघ पे फिर आएंगे, लेकिन भारत की किस प्रिंसलीज को ब्रिटिश राज में जोड़ना है, किसको इंडिपेंडेंट छोड़ना है, ठीक है, किसके साथ जो है वो किसको कितनी शक्तियां देनी है। लाइक मान लीजिए हैदराबाद है, अब हैदराबाद को अगर अंग्रेजी सरकार चाहती तो कभी भी अपने कंट्रोल में ले लेती, लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था ना, हैदराबाद का सरकार वाला जो रीजन है, जो हैदराबाद की प्रोमिनेंस जिस चीज से है, मतलब जिस कोस्टल लाइन से हैदराबाद राज्य की प्रोमिनेंस है, देखिए सिंपल सी बात है, दक्षिण भारत का अगर कोई राज्य है मेडाइवल या अर्ली मॉडर्न टाइम्स का, तो नॉट जस्ट फॉर दैट, लेकिन चलो आज तो भारतीय संघ है ना, तो कहीं भी कोई भी चीज हो वो मैनेज हो जाती है, राइट। यानी कि अगर मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली की अपनी इंपॉर्टेंस है, लखनऊ की, बिहार की, पटना की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेडाइवल्स और अर्ली मॉडर्न टाइम्स में ये अलग जो है वो राज्य थे, राइट। सो हैदराबाद की इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी कोस्टल लाइन, या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कोस्टल लाइन। मैसूर से उसकी कोस्टल लाइन ही तो छीनी है ना, एंग्लो मैसूर युद्ध में मैंने आपको बताया था ना, मैप के माध्यम से भी बताया था किस तरह धीरे धीरे जो है वो कोस्टल लाइंस छीनी
अंग्रेजों ने, और फिर फाइनली जो है वो सब्सिडरी अलायंस करवा लिया गया आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू, राइट। सो यही डिसाइड किया उन्होंने हैदराबाद के साथ। हैदराबाद की सरकार वाली जो जितनी भी कोस्टल लाइन है वो ले ली, नीचे कर्नाटक वाली तो ऊपर तक आ गई, तो हैदराबाद जो है वो अब एक मेनलैंड का हिस्सा रह गया खाली। और हैदराबाद के जो निज़ाम है वो रिच है, प्लस हैदराबाद के निज़ाम और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके निज़ाम की जो नोबिलिटी है, उनका सपोर्ट अंग्रेजों के लिए आने वाले हैं दो कारणों से। पहली बात तो अरेबिया के साथ जो ट्रेड है, राइट, अरेबियन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो निज़ाम और उसकी नोबिलिटी के माध्यम से अंग्रेज जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन की मुसलमानों के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है, और क्रिश्चियन को जो है वो सही दाम या अच्छी नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी अगर डायरेक्ट कोई क्रिश्चियन मुस्लिम्स के साथ जो है वो, और खासकर अरेबिया के मुस्लिम्स के साथ, यानी जो अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके साथ अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा कोई मुस्लिम, तो उनको अच्छा जो है वो वहाँ पर दाम नहीं मिलेगा। भले ही उनकी कॉलोनीज हो, भले ही वो उनको फोर्सफुली जो है वो सब्जुगेट करे अपने नीचे, लेकिन एक कोहेरेंट ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसीलिए हैदराबाद के निज़ाम की ज़रूरत थी। हैदराबाद के निज़ाम को, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये कि भारत में फूट डालो शासन करो को बैलेंस करके रखना भी अनिवार्य है, प्लस तीसरी बात ये कि निज़ाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में ही काफ़ी एफिशिएंट था, इसलिए अंग्रेज़ों को ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट भी निकल आएगा और अपने वहाँ पर आईसीएस अपॉइंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जो निज़ाम की नोबिलिटी है वो ठीक तरीके से काम कर ही रही थी, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर प्रिंसलीज या अदर एम्पायर्स, निज़ाम जो है वो रिलेटिवली यंग था, मतलब हैदराबाद रिलेटिवली यंग था। 1724 में ही एक अलग जो है वो राज्य के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, उससे पहले इट वाज पार्ट ऑफ दक्कन, मुगल सल्तनत का हिस्सा था वो, ठीक है, दक्कन मुगल था। दक्कन इज अ वर्ड फॉर दक्षिण, तो मुगल का दक्षिणी पार्ट, सो दक्कन मुगल था वो। वहाँ का सूबेदार जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग मुगल बादशाह भी रहे वहाँ के सूबेदार, यानी कि जैसे औरंगजेब है वो सूबेदार ऑफ दक्कन मुगल, और फिर बाद में मुगल बादशाह बना, ठीक है। सो भारतीय मतलब पॉइंट मेरा ये है, आपको समझना ये है कि भारतीय प्रिंसलीज के साथ उनकी ज्योग्राफिकल रीजन्स प्लस उनकी क्या जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से उनको जो है वो पॉलिटिकल स्टेटस प्रोवाइड किया। अब जैसे राजपूत है, अंग्रेजों की राजपूतों के साथ क्या पॉलिसी रही होगी, क्या लगता है आपको? मैंने आपको समझाया भी है। राजपूत जो है वो वॉरियर क्लैंस हैं, ठीक है, उनको लड़ना आता है, लड़ना उनके लिए स्पोर्ट है। अब अंग्रेज अगर उनको युद्ध में एंगेज करेंगे तो कोलेट्रल होगा अंग्रेजों को, भले ही वो भारतीय सैनिकों का ही प्रयोग करे, ठीक है, बट स्टिल अंग्रेजों के लिए वो कोलेट्रल होगा। क्यों? क्योंकि राजपूतों के लिए खेल है युद्ध, उनकी महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए मर जाना वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, समझ रहे हैं? दैट इज नेचुरल फॉर देम। सो अगर अंग्रेज उन राजपूतों को वॉरफेयर में एंगेज करते हैं, राजपूत उनसे लड़ते हैं, राजपूत हार भी जाते हैं, लेकिन राजपूतों को अगर एक तरह से देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लास्ट 1500 सालों से वो यही करते आ रहे हैं, ठीक है। यही उनका सोल ऑक्यूपेशन है, वॉरियर ट्राइब्स है वो, सो वॉरियर क्लैंस है। इसलिए राजपूतों के साथ क्या पॉलिसी अपनाई गई? राजपूतों को समझने की कोशिश की गई, जैसे अकबर ने राजपूतों को समझने की कोशिश की थी कि राजपूतों को क्या चाहिए, तो राजपूतों को चाहिए वॉरफेयर में एंगेजमेंट, ठीक है, ताकि राजपूतों की जो है वो ये जो मतलब वॉरियर वाली जो ईगो है ये फीड होती रहे, ठीक है। और दूसरी चीज, इनको अगर आप सम्मान देते रहेंगे समय समय पर तो ये आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो सम्मान है उसका एक काफी बड़ा जो है वो स्थान था एक राजपूत मतलब सोशल स्ट्रक्चर में। तो अंग्रेजी शासन ने वही किया। शुरुआत में राजपूतों के साथ वो युद्ध डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचते रहे, क्योंकि वहां से कुछ फायदा निकल कर आना नहीं है। राजस्थान, अगर मैं केवल राजस्थान के राजपूतों की बात करूं, ठीक है, उसके अलावा राजपूत तो पाकिस्तान में भी हैं, राजपूत तो अफगानिस्तान तक फैले थे, ठीक है, उसके अलावा राजपूत मालवा के क्षेत्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, मतलब विंध्या के क्षेत्र में भी है राजपूत, और उत्तर प्रदेश में भी है राजपूत, लेकिन मैं राजस्थान के राजपूतों की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो उनके साथ वहां से कुछ अंग्रेजों को कुछ ज्यादा प्रोडक्ट निकलने वाला है नहीं, क्योंकि बंजर भूमि है, वहां से कितना वो लगान निकाल पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाया, राजपूत जो राजस्थान की प्रेजेंटली राजस्थान की जो भूमि है, या जो राजपूताना था,
उसकी इंपॉर्टेंस है वो ट्रेड रूट, दिल्ली से गुजरात को कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट है वो है उसकी इंपॉर्टेंस, प्लस दिल्ली दोआब से मालवा के रास्ते गुजरात को कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट है, ये दो इंपॉर्टेंस है गुजरात की, ठीक है। प्लस वो फ्रंटियर है सिंध और अफगानिस्तान के लिए, एक ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जो गुजरात की कोस्टल लाइन से जो प्रॉक्सिमिटी है और जो पासेज है वाया राजपूताना, इसीलिए राजपूतों से लड़ना जो है वो समझदारी नहीं रहेगी। इसीलिए राजपूत क्लैन्स इतने लड़ाके हैं अभी, क्योंकि उन्हें पता है उपजाऊ तो है नहीं भूमि, कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस ट्रेड राउट को सीज करते हैं। इस ट्रेड राउट को सीज करने के लिए हमेशा झगड़े होते रहे और धीरे धीरे वॉरियर क्लैन्स वहां पर डेवलप हो गई, ठीक है। ऐसा ही हुआ, इसीलिए इतने ज्यादा वॉरियर क्लैन्स हैं या मतलब जो युद्ध की स्थिति है वो मिडिल ईस्ट में हमें हमेशा बनी हुई दिखती है, क्योंकि वहां पर वो भी ट्रेड रूट पर ही बेस्ड है। बंजर भूमि है, वहां से भी कमाई ट्रेड रूट, जो पुराना सिल्क रूट है वही तो उनकी ट्रेड की कमाई, वही तो उनकी कमाई का स्रोत था, ठीक है। उसी ट्रेड रूट के रास्ते, उसी ट्रेड रूट के बहाने जो है वो वहां के शासक कमाया करते थे। इसीलिए उस ट्रेड मार्ग को, यानी कि उस व्यापारी मार्ग को कंट्रोल में लाने के लिए क्लैन्स आपस में लड़ते रहते थे। धीरे धीरे वहां पर भी वॉरियर क्लैन्स डेवलप हो गए, ठीक है। और खैर वो पूरा बहुत मैदानी, ऊपर मैदानी क्षेत्र है और नीचे बंजर है, तो उसकी मैं आपको विश्व इतिहास में समझाऊंगा, जो अलग अलग वहां पर वॉरियर क्लैन्स डेवलप हुए हैं, हुणों के बारे में, ठीक है, मंगोलों के बारे में, उसके अलावा मुगल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा, राइट। लेकिन भारत की प्रिंसलीज के हिसाब से तो हमने देखा हैदराबाद के साथ क्या जो है वो रिलेशन है, क्योंकि कर्नाटक, हैदराबाद से नीचे कर्नाटक जाएंगे, त्रावणकोर है, कोचीन है, ठीक है, और तंजावुर है या तंजौर। तो उनको तो कर्नाटक को अगर हरा दिया तो बाकी सब तो छोटे छोटे अंग्रेजों के सब्जुगेशन में आ गए, ठीक है। निजाम के साथ क्या किया, निजाम को जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसकी कोस्टल लाइन उससे छीन ली। मराठों के साथ क्या किया, मराठों को हराया, मराठों के साथ युद्ध करके, क्योंकि वो बड़ी शक्ति है, इसलिए मराठों से कोस्टल लाइन भी छीनी और धीरे धीरे हराया, और अंत में सब्सिडरी अलायंस करके जो है वो शिवाजी के डिसेंडेंट को बिठा दिया सतारा में, ठीक है। उसके अलावा मुगलों के साथ, तो मुगलों को तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने मुगलों के साथ संधि करी, एक तो 1765 की, ठीक है, शाह आलम सेकंड के साथ, और फिर उसके बाद तो फिर मुगल बादशाह सारे अंग्रेजों की जेब में ही रहे, ठीक है। बंगाल के साथ प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ठीक है। अवध के साथ 1765 की संधि। सिखों के साथ पहले रणजीत सिंह के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करे, और फिर धीरे धीरे रणजीत सिंह के जाने के बाद दो युद्धों के माध्यम से धीरे धीरे पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले आए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो धीरे धीरे सभी बड़ी शक्तियों को सबड्यू किया। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, 3 फेजेस में उन्होंने भारतीय प्रिंसलीज को कंट्रोल में लाया। सबसे पहले युद्ध से हराया गया उन शक्तियों को जो कि बड़ा खतरा थी, ठीक है, जैसे कि मराठे, दक्षिण भारत में फ्रेंच को भगाया, ठीक है, बंगाल को कंट्रोल किया और सिखों को युद्ध में हराया, ठीक। किस किस को, मराठों को, बंगाल को और सिखों को युद्ध में हराया, भारत के अंदर रहते रहते, ठीक है। और उसके अलावा भारत की बाउंड्रीज कैसे उन्होंने प्रोक्योर करी, नेपालियों को हराया, बर्मा, एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ, एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, ठीक है, और एंग्लो फ्रेंच यानी फ्रेंच को भी भगाया। उसके बाद जो अंदर के छोटे मोटे राज्य रह गए, उनके साथ फिर जो है वो डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक जो है वो पॉलिसीज लगाई, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, सब्सिडरी अलायंस लगाई उनके साथ, ठीक है, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन लगाया, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और फिर 1858 तक आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड द क्वीन एंड द किंग ऑफ द ब्रिटेन वर द सोवरेन ऑफ इंडियन डोमिनियंस, देयर इंडियन डोमिनियंस, ठीक है। सो इस तरह भारत के सभी राज्यों को कंट्रोल में किया अंग्रेजों ने। सबसे पहले युद्ध में हराया, फिर उसके बाद संधियां करी, और फिर तीसरे मौके पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई और हड़प लिया, और फिर घोषणा कर दी कि ये सब कुछ हमारा ही है ना। अंत में क्या किया, 1858 में क्वीन ने घोषणा कर दी ना कि अब ये मेरा है पूरा का पूरा डोमिनियन, ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई ट्रेडिंग कंपनी, कोई कुछ नहीं, दिस इज माई डोमिनियन नाउ, ठीक है। तो इन चरणों में उन्होंने पहले पूरे भारत को एक्वायर किया, और फिर आजादी वाला हमने पूरा फेज देख लिया है, किस तरह जो है वो एक मध्यम वर्ग निकला,
ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स ही पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स के रूप में इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने एक जो है वो भारतीय लेवल पर मंच बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके पैरेलल में अंग्रेजों के एफर्ट से मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई, दोनों में क्लैश चलता रहा। गांधी जी की एंट्री हुई, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल के हमने 3 फेजेस देखे। ठीक है, फिर अंत में जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की खस्ता हालत होने की वजह से भारतीय डोमिनियन उन्हें छोड़ना पड़ा इंटरनेशनल प्रेशर में आकर। ठीक है, अब भारतीय डोमिनियन से अंग्रेज चले गए हैं बाहर, भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है। अब हमें देखना है उस इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत में क्या किया। ठीक है, सो आई होप ये पूरा बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर है, ये पूरी कहानी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये पिछले जितने भी सेशन हमने कर लिए उनका क्रक्स है ये। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, सारी चीजें थॉरोली तैयार होनी चाहिए दिमाग में कि अच्छा कब क्या हुआ था, क्या पॉलिसीज किसके साथ। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट डे की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, प्रेजेंट डे का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है भारत का, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अगर आप आंध्र और तेलंगाना की अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको जब आप हैदराबाद के निज़ाम से कनेक्ट करेंगे और उसको जब आप अंग्रेजों के समय से या मुगल के समय से कनेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, कि किस तरह हैदराबाद के निज़ाम ने अफगानी इन्वेडर्स का सपोर्ट किया। ठीक है, मराठों को हराने में। अगर वहां पर कनेक्ट कर दूं मैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो अरेबियन ट्रेड की जो मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद का अरेबियन ट्रेड से क्या अच्छा रिलेशन है। ठीक है, और क्यों अफगानियों का हैदराबाद के राजाओं से या हैदराबाद के निज़ाम से अच्छा रिलेशन है, और क्यों अफगानियों का जो है वो दिल्ली के सुल्तान से अच्छा रिलेशन, दिल्ली के मुगल सल्तनत से अच्छा रिलेशन था या बुरा रिलेशन था। ठीक है, मैं किस अफगानी इन्वेडर की बात कर रहा हूं, मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जिसने मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और निजाम ने उसकी सहायता करी थी, मतलब सैन्य सहायता करी थी, सैनिक प्रोवाइड कर रहे थे उसे। ठीक है, तो माइक्रो एनालिसिस की बात है, वहां पर मैं समझाऊंगा ये आपको पूरा रिलेशन कि अफगानिस्तान का निजाम के साथ क्या रिलेशन था, फिर पाकिस्तान का निजाम के साथ क्या रिलेशन था आज़ादी के बाद, तो वो तो खैर हम आज समझेंगे। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। बैकग्राउंड हमारा अच्छे से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, पिछले के सारे सेशंस हमने अच्छे से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछले सारे सेशंस अच्छे से रिवाइज किए होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II बिगेन and a position of non-cooperation was adopted by the Congress, the British government tried to break the deadlock through Cripps Mission, Wavell Plan, Cabinet Mission and Attlee Statement. ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका आर्थिक नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा, और यूएसएसआर और यूएसए के प्रेशर में उनको भारत से डोमिनियन हटाना पड़ा। दूसरी चीज़, भारत में अपना शासन जो है वो जारी रखने लायक उनके पास इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रेंथ नहीं थी। और तीसरी चीज़ ये कि भारतीय नेशनलिस्ट ने विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए एक ऐसा मूवमेंट भारत में क्रिएट कर दिया था क्विट इंडिया के बाद। ठीक है, एक तो क्विट इंडिया प्लस क्विट इंडिया के बाद ऐसा माहौल भारत में क्रिएट हो गया था, INA ट्रायल्स के साथ जो दंगे हो रहे थे भारत में, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे दंगे, राइट, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का जो माहौल था भारत में, और जो धीरे धीरे लॉयल्टी शिफ्ट हो गई थी उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी की भारतीयों की तरफ। तो अंग्रेजों को समझ आ गया था कि या तो हम पूरा का पूरा जो है वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, उठा के सबको यूरोपीय बिठा दे और अब बड़ी सेनाएं ले आए, तब जाके वो भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स उनको अब भारत को फिर से कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो कि उनके पास थी नहीं, ऑलरेडी यूएसए के उधार पर जी रहे थे वो। ठीक है, इसलिए भारत से जाना उनके लिए जो है वो मतलब अंतिम स्टेप रह ही गया था। तो उन्होंने ग्रेसफुल एग्जिट किया, भारत में बंटवारे वाली सिचुएशन वो क्रिएट करके गए, पाकिस्तान को एज अ बफर लैंड क्रिएट करके गए। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे सेशंस में पढ़ ली हैं। ठीक है, सो यहां पर जैसे लिस्टेड है, क्रिप्स मिशन हमने पढ़ लिया, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, एटली स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिप्स held that British government did not contemplate transferring paramountcy of crown to any other party in India. अब स्टैफर्ड क्रिप्स मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे। ठीक है, और दोनों ही लिबरल एजेंडा के साथ काम कर रहे थे, दोनों ही प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की एडवोकेसी करते थे। ठीक है, और जो क्रिप्स है उन्होंने क्लियर बात कर दी थी कि भारत में शक्ति का स्थानांतरण होगा तो केवल कांग्रेस को होगा। ठीक है, और उसी एजेंडा को
एटली ने आगे कैरी किया, क्योंकि एटली और क्रिप्स जो है वो दोनों लेबराइट्स हैं, ठीक है। और उसी एजेंडा को माउंटबेटन ने भी आगे कैरी किया। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस नहीं थी, अगर कांग्रेस शक्ति की दावेदार थी, तो उसके अलावा और कौन था? दूसरे दावेदार थे नरेंद्र मंडल, मैंने जो आपको बताया था, राइट। वहीं से अंग्रेजों ने एक दूसरा ओपोजिशन जो है वो कांग्रेस का पोजीशन क्रिएट करने की अंग्रेजों ने कोशिश करी, पहले मुस्लिम लीग के माध्यम से। कई तरह के कांग्रेस के ऑपोजिशन आए, उसमें एक अलग टॉपिक है, मैं तब आपको बताऊंगा। लेकिन जो भारतीय प्रिंसलीज हैं वो भी आपस में जो है वो एक दूसरे को संगठित कर रहे थे कि अगर अंग्रेज जाएंगे तो हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन आएगा, या तो हमारे पास पूरे भारतीय संघ का रिप्रेजेंटेशन आए, नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन पूरे भारतीय संघ पर जो है वो हमारी, या तो हमारा मतलब पूर्ण आधिपत्य हो, ठीक है। हम में से ही कोई जो है वो एक मोनार्क बने भारत का, या मोनार्क नहीं, अगर डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करनी है तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन रहेगी, ठीक है। यानी कि हमारा प्रभुत्व होना चाहिए, कांग्रेस का नहीं। ऐसा जो है वो भारत के प्रिंसली शासक आपस में मत बना रहे थे, लेकिन उनकी मतों में इतनी गहराई नहीं थी, क्योंकि जितना पॉपुलर सपोर्ट कांग्रेस के पास था और जो जनता कांग्रेस के पूरे स्विंग में थी कि कांग्रेस को अब जो है वो सरकार संभालनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कांग्रेस करती आ रही थी उसका निष्कर्ष जो है वो अब इकट्ठा हो चुका था। जनता चाहती थी, जो कांग्रेस ने अभी इतने साल हमें वादे किए हैं, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है, नॉट जस्ट वायदे किए लेकिन साथ साथ में कंस्ट्रक्टिव वर्क भी वो करते रहे, अब उनको जो है वो शक्ति मिलने के बाद फॉर्मली मतलब भारत पर अप्लाई करने का समय आ गया है। इसीलिए जो जनता है उनका सपोर्ट भारतीय प्रिंसलीज के साथ कम था, क्योंकि भारतीय प्रिंसलीज जो हैं वो अंग्रेजों के नुमाइंदे थे, और पिछले 100-150 सालों में ऐसे कुछ हमें ज़्यादा ऐसी कुछ हमें शासक देखने को नहीं नजर आए थे, ठीक है, ऐसे प्रिंसली राजा जिन्होंने अपने जीवन को इस तरह झोंका हो, मतलब कि सोशल सर्विस में, जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स ने अपना पूरा जीवन जो है वो इसी सर्विस में लगा दिया। नॉट जस्ट कांग्रेस के लीडर्स, लेकिन उस समय के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन सब ने अपने जीवन को भारत की आज़ादी में झोंक दिया था। तो जो प्रिंसलीज हैं वो अंग्रेजों की पार्टियों में जा रहे हैं, महंगे महंगे सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और दूसरी साइड कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में रहे। मतलब पहले एलिटिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात थी कांग्रेस के लिए, और फिर धीरे धीरे गांधी जी के आने के साथ जनता के साथ जुड़ती गई, और अब वो खद्दर पहनकर, खादी पहनकर जनता के साथ जुड़े हैं। तो लोगों में कांग्रेस के प्रति जो है वो भावना थी कि कांग्रेस को ही अब शक्ति संभालनी चाहिए। तो जो प्रिंसलीज हैं उनका शक्ति में आना जो है वो अभी सही नहीं लग रहा था, ठीक है। आगे देखिए, और यही चीज क्रिप्स ने कही भी कि जो पैरामाउंसी है ना, ट्रांसफर जो पावर होगा वो कांग्रेस को होगा, ठीक है। द स्टेट्स ट्राइड वेरियस स्कीम्स टू फोर्ज अ यूनियन ऑफ देयर ओन एंड envisaging themselves as sovereign in status or as a third force in Indian political scene। या तो पूरी तरह सोवरेन हो वो, ठीक है। अब देखिए, पूरे भारत पर तो प्रिंसलीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने छोटे छोटे जो है वो, जैसे मान लीजिए जैसे राजपूताना है, राजपूताना की क्या डिमांड थी कि राजपूताना को एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। हैदराबाद की क्या डिमांड थी कि निजाम के और उसके डोमिनियंस को एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। सिमिलरली कश्मीर के राजा की क्या डिमांड थी, कश्मीर को एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। जूनागढ़ के राजा की क्या डिमांड थी कि उनके डोमिनियन को अलग देश बनाया जाए, सोवेरेन रूलर बनना चाहते थे वो। और उनका ऐसा मांगना आप मान सकते हैं कुछ हद तक गलत था भी नहीं, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, भारतीय संघ का जो आइडिया है, या पूरा एक यूनिफाइड इंडिया जो बनाकर दिया वो अंग्रेजों ने बनाकर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडियन यूनियन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। उससे पहले कुछ ही ऐसे शासक थे जो लगभग पूरे भारत को एक छत्र शासन में ला पाए। औरंगजेब हो, या उससे पहले कुछ हद तक मोहम्मद बिन तुगलक हो, या उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी, कुछ हद तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल में लाने की बात है। लेकिन ये भी टिप से लेकर टो तक जो है वो नहीं कर पाए पूरा का पूरा, जो अंग्रेजों ने करके दिया, ठीक है। या उससे पहले चंद्रगुप्त रहे हों, या उससे पहले अशोक रहे हों, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को टिप से लेकर टो तक कंट्रोल में लाया। वैसे पूरा नहीं लाए, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज
पॉलिटिकली एक्वायर्ड बाय दीज चक्रवर्ती शासक्स, राइट। इनको चक्रवर्ती इसलिए कहा जाता है ना, जो भारत को टिप से लेकर टो तक पूरा का पूरा जीत ले। तो अंग्रेज थे वो चक्रवर्ती शासक। लेकिन जो प्रिंसलीज थी उनको तो ये आइडिया था ना कि अंग्रेज जाएंगे तो हम आजाद होंगे, हम पिछले 300 सालों से इन्हीं की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले मुगलों की गुलामी कर रहे थे। अब हमें आजादी जो है वो मतलब सोवरेन रूल चाहिए, आजादी चाहिए हमें सबसे। लेकिन जो कांग्रेस जैसी जो पार्टीज थी उनका ये मानना था कि नहीं, अब भारतीय संघ का एक साथ रहने का टाइम आ गया है, ठीक है। इंडियन यूनियन को अब एक साथ रहना चाहिए, भारतीय सभी स्टेट्स को एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप सोच के देखें, जो ज्योग्राफिकल जो डिवीजन है भारत का, मेनलैंड से पेनिनसुला को काटने वाला, ठीक है, जो विंध्या रेंज के हिसाब से अगर आप बांट सकते हैं, तो ज्योग्राफिकली ये दो अलग अलग रीजन्स हैं और कल्चरली भी बहुत जो है वो डिफरेंस है इनमें। तो जितना इनमें डिफरेंस है ना, इस हिसाब से कई देश बट जाते हैं। अगर आप यूरोप की बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे, तो जितना डिफरेंस भारत के अंदर है ना, इतने डिफरेंसेस में तो देश अलग हो जाते हैं। बट इसीलिए जो भारत के प्रिंसलीज है वो कह रहे थे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट्स मौजूद थी जो बल्कान में हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट्स मौजूद थी जो साउथ अमेरिका में हुआ, या उसके अलावा यूरोपियन अन्य कंट्रीज में जो छोटी छोटी कल्चर के या भाषा के बेसिस पर, ठीक है, जो छोटे छोटे जो है वो कंट्रीज बट गए आपस में। भारत में भी वही होने जा रहा था, लेकिन जो भारत की लीडिंग पार्टी थी कांग्रेस, वो चाहती थी कि एक इंडियन यूनियन बना रहे। अब देखिए, इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं कि कांग्रेस पावर की भूखी थी, जितना बड़ा राज्य होगा, देश होगा, उतनी बड़ी शक्ति होगी, ठीक है। तो देखिए, कहने वाले तो कहते हैं इस बात को, और आप इस तरह पुट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसके पास शक्ति भी तो बहुत होगी, ठीक है। लेकिन ये एक काउंटर पॉइंट है। दूसरी साइड देखिए ना, आपकी भारत संघ एक होने जा रहा है, ठीक है, भारत संघ एक होगा। अब देखो, द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग एन इंडियन यूनियन एंड क्रिएटिंग अ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डोमिनियन, यानी कि डोमिनियन था और फिर रिपब्लिक बना, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसके पीछे आइडिया क्या है कि जनता को दिया जाए। लेकिन क्या जनता तक मुनाफा पहुंचा? क्या जनता तक फायदा पहुंचा? धीरे धीरे भारत जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज पर चल रहा था वो वापस कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी पर चला। तो खैर, विश्व इतिहास के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह भारत को आजाद किया गया और फिर से जो है वो इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर लिया गया, ठीक है। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, हमारा देश जिन्होंने जो है वो आजाद करवाया है, उनका जो विजन था वो पूरा नहीं हो सका। जैसे गांधी जी का विजन था कि सोशलिज्म लाना है, लेकिन वेस्टर्न तर्ज पे नहीं लाना। भारत का एक अलग डेफिनेशन होनी चाहिए सोशलिज्म की। भारत के गांवों से जो है वो आपको यानी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करना है। हैवी इंडस्ट्रीज तक हम बाद में पहुंचेंगे, जब हम नेचुरली वहां तक पहुंचेंगे। हम नेचुरल स्टेज नहीं आई है हमारी। यही कारण है कि भारत का मजदूर, भारत का किसान आज भी बहुत गरीब है। क्यों? क्योंकि भारत में हैवी इंडस्ट्रीज को लाने की जल्दबाजी कर दी गई शुरुआती नेताओं द्वारा। और वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जान के करी, वो उनकी समय की मजबूरी थी, ठीक है। भारत को आप अलग नहीं चला सकते, है ना। भारत को इस ग्लोबल जो भी इकोनॉमिक पैटर्न है उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर भारत अलग चलेगा तो उसको कंट्रोल में ले लिया जाएगा, राइट। कोई ना कोई उस पर आक्रमण करके उसको जीत लेगा। इसीलिए जो वेस्टर्न तर्ज का जो सोशलिज्म है और फिर कैपिटलिज्म है, उस रंग में भारत को रंगना पड़ा, ठीक है। लेकिन भारत की प्रिंसलीज की बात कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि सोवेरेन स्टेटस मिले या तो थर्ड फोर्स बने। थर्ड फोर्स कौन है? पहली फोर्स है कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग, और तीसरी फोर्स जो है वो प्रिंसलीज बनना चाहते थे, ठीक है। The June 3rd plan and Attlee statement made it clear that the states were free to join either of the two dominions, and Mountbatten refused to give a sovereign status to the states, ठीक है। माउंटबैटन के प्लान में ये बात क्लियर हो गई थी कि अगर आप आजाद, जैसे पहले एटली ने बोला था, एटली की डिक्लेरेशन में क्या बात आई थी, या उससे पहले भी ये बात जो है वो मतलब काफी फेमस हुई थी कि जो भारतीय प्रिंसलीज है वो अगर चाहे
तो भारतीय संघ में जुड़ जाएं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, और अगर वो चाहते हैं तो वो ब्रिटिश डोमिनियन में जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये जो ऑफर है वो कब दिया और किसने दिया, ये वाला ऑफर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑफर आया कि भारतीय प्रिंसलीज अगर चाहते हैं तो भारतीय संघ में जुड़े, अगर चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जुड़े, और अगर दोनों के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो उनको सोवेरेन स्टेटस दे दिया जाएगा। अब ये बताइए ये किसने, ये कहां पर डिक्लेयर हुआ? और फिर तीसरी चीज माउंटबेटन ने कही कि जो भारतीय स्टेट्स हैं अगर वो चाहते हैं तो इंडियन यूनियन के साथ जुड़े, अगर वो चाहते हैं तो पाकिस्तानी यूनियन के साथ जुड़े, और यही दो ऑप्शन है उनके पास। सोवेरेन स्टेटस की बात खारिज कर दी गई। तो पहले बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन में जुड़ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के साथ जुड़े रह सकते हैं, यानी कि जैसा अभी चल रहा है वैसे चलने दो। दूसरी बात यह बोली गई कि वो आजाद हो सकते हैं, सोवेरेन स्टेटस पा सकते हैं, और तीसरी बात तो खारिज ही कर दी गई ना। माउंटबेटन प्लान के समय क्या बोला गया कि यू डोंट हैव एनी थर्ड ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है, इंडियन यूनियन या पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट चीज अब समझते हैं हम, सरदार पटेल। अब सरदार पटेल के पास स्टेट्स मिनिस्ट्री थी। सरदार, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया ना कि नेहरू के पास जिम्मेदारी थी इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करने की, और सरदार पटेल के पास जिम्मेदारी थी कि भारतीय स्टेट्स को जोड़कर रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना दोनों ने आपस में काम बांटे हुए थे, दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज थी। नेहरू ने इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बिल्ड किए थे, और सरदार पटेल ने भारतीय लेवल पर रिलेशंस जो है वो बिल्ड करके रखे हुए थे। तो दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज थी। ठीक है, तो सरदार पटेल का यहां पर जो है वो नाम याद रखना है हमें, प्लस उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन साहब का। ठीक है, सरदार पटेल हु वाज इन चार्ज ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री इन द इंटरिम कैबिनेट हेल्प्ड बाय वीपी मेनन द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री अपील टू पेट्रियोटिक फीलिंग of rulers to join the Indian dominions in matters of defense, communication and external affair, the three areas which had been part of the paramountcy of crown and over which states had anyway no control. ठीक है, अब देखिए, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के पास नहीं थे, क्योंकि ये तीनों मुद्दों को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। डिफेंस का मतलब क्या कि युद्ध करेंगे, संधि करेंगे तो अंग्रेजों की मर्जी से वो करेंगे, अंग्रेज बताएंगे तो ही होगा। ठीक है, आपको डिफेंस में लेना देना है ही नहीं। दूसरी चीज एक्सटर्नल अफेयर, किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड नहीं करना है, किस दूसरे राष्ट्र के साथ ट्रेड करना है, ट्रेड नहीं करना है, क्या संधि करनी है, क्या बातचीत करनी है, कहां डेलीगेशन भेजना है, कहां से डेलीगेशन बुलाना है, ये सारी चीजें अंग्रेज तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। ठीक है, देखिएगा। और तीसरी चीज क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन में केवल टेलीफोन और टेलीग्राफ ही नहीं, उसके अलावा सड़कें कहां बनानी है, ठीक है, हाईवे कहां से जाएंगे, रेलवे कहां बिछानी है, पोस्टल सर्विस, ठीक है, डाक सेवा, ये सारी क्या है? कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीफोन सर्विस, ये सारी क्या है? कम्युनिकेशन का हिस्सा है। रेलवेज हो गई, सड़कें हो गई, ठीक है, और नेवी वगैरह, मतलब नेवल वगैरह, नेवल जो सर्विसेज हैं वो सारी जो है वो कम्युनिकेशन का हिस्सा है, वो भी अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो ये तीन चीजें हैं वो भारतीय प्रिंसलीज के पास नहीं थी। ठीक है, अब आजादी के बाद भी सरदार पटेल ने यही बोला कि आपको जो है वो आपके इंटरनल मैटर्स में हम खुली छूट देंगे जैसे अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें अब हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। इसको कहा जाएगा इंडियन पैरामाउंसी। पहले थी ब्रिटिश पैरामाउंसी, अब ये भारतीय पैरामाउंसी रहेगी आपके ऊपर। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने की शर्त कि आपके इंटरनल मैटर्स में हम दखल नहीं देंगे अभी फिलहाल, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें आपके इंटरनल मैटर्स में आप कितना दखल कर सकते हैं, केंद्र कितना दखल करेगा, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए ये तीन मैटर हमारे कंट्रोल में और बाकी सब आपके में। ये तीनों मैटर अपने कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है कि जो भी राज्य इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा है, वो इन तीन मैटर्स में फैसले नहीं ले सकते। दैट मीन्स अब वो एक अलग जो है वो अगर वो किसी बाहरी देश के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं तो वो भारतीय संघ को तोड़ने का एफर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, अभी खतरा क्या था?
भारतीय लीडर्स के सामने या सरदार पटेल के सामने खतरा क्या था कि कहीं भारतीय संघ टूट ना जाए, कहीं हैदराबाद जो है वो एक अलग देश ना बन जाए, असम जो है वो अलग देश ना बन जाए, जम्मू कश्मीर एक अलग देश ना बन जाए, राजपूताना एक अलग देश ना बन जाए, मराठे कहीं ये ना बोलने लग जाए हमें अलग कर दो। ठीक है, नीचे तंजौर, त्रवणकोर, कोचीन के शासक ये ना बोलें कि हमें अलग कर दो। ठीक है, अवध के नवाब ये ना बोले कि हमें भी अलग होना है। कहीं दिल्ली में कोई मुगलिया सुल्तान ना उठ के आ जाए कि देखो मैं भी अभी भी जिंदा हूं। वैसे तो मैक्सिमम लोग भारत से छोड़कर चले गए थे मुगल रॉयल फैमिली के, लेकिन कोई आ ना जाए कि दिल्ली में मेरा कंट्रोल है। ठीक है, तो भारतीय संघ को जोड़कर रखना बहुत अनिवार्य था, इसलिए सबको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना भी जरूरी था और ये 3 शर्तें रखी गई। ठीक है, अब इन 3 शर्तों को जो मान ले वो भारतीय संघ का हिस्सा, और अब वो क्या नहीं कर सकता, वो अब अपना अलग देश नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेना जो है वो भारतीय संघ के कंट्रोल में, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में रहेगी। कांग्रेस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, सेना उसके पास है, सारा कम्युनिकेशन उसके पास है, सारा एक्सटर्नल अफेयर उसके पास है। राज्य के पास क्या है कि अपने अंदर के मामलों को वो हैंडल करें जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो सरकार आएगी वो फिर राज्यों के इंटरनल मैटर्स को हैंडल करेगी। ठीक है, तो ये चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, बाय अगस्त 15, 1947 136 स्टेट्स हैड जॉइंड द इंडियन यूनियन बट अदर्स रिमेन्ड प्रिकैरियसली आउटसाइड। ठीक है, आजादी तक 136 स्टेट जुड़ चुकी थी भारतीय संघ में। अब देखते हैं आगे। ऑलराइट, सो अब देखते हैं प्लेबिसिट एंड आर्मी एक्शन। सो अभी तक आजादी तक 136 जो है वो भारतीय प्रिंसलीज जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर ली है, कर दिया है उन्होंने। अब वीपी मेनन साहब और सरदार पटेल साहब जो है पूरे भारत में घूम घूम के सभी प्रिंसलीज के पास जा रहे हैं और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा रहे हैं। लेकिन यहां पर 3 ऐसी प्रिंसलीज जो है वो उभर कर सामने आई जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें भारतीय संघ में नहीं जुड़ना है। कुछ की डिमांड थी कि हमें सोवेरन बनना है, कुछ की डिमांड थी कि हमें पाकिस्तान में जुड़ना है, या तो सोवेरन बना दो। ठीक है, तो आइए अब इन तीनों जो है वो प्रिंसलीज को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह फिर भारतीय संघ ने उनको अपने साथ सम्मिलित किया। तो सबसे पहले देखते हैं हम जूनागढ़ द मुस्लिम नवाब वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान बट अ हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन वांटेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जनता थी मैक्सिमम हिंदू, और जो जनता थी वो जुड़ना चाहती थी भारतीय संघ के साथ। तो फिर जूनागढ़ में एक प्लेबिसिट करा लिया गया, वोटिंग करा ली गई, जनता से पूछ लिया गया कि आप कहां पर जुड़ना चाहते हैं, और भारी मतों के साथ जनता ने ये वोटिंग में क्लियर कर दिया कि वो इंडियन यूनियन में ही जुड़ेंगे, और जूनागढ़ के नवाब जो है वो भारत छोड़कर चले गए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की बहुत एडवोकेसी कर रहे थे वो, बाद में दुखी होकर फिर वो भारत ही आए थे और बोल रहे, मतलब उन्होंने बाद में अंत में जो है वो अपनी गलती कबूल करी थी कि गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं लेना चाहिए था वो फैसला। ठीक है, इन द फेस ऑफ रिप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ नवाब देयर वाज अ प्लेबिसिट व्हिच डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, जूनागढ़ जुड़ गया भारत में। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद वांटेड अ सोवेरियन स्टेटस। हैदराबाद जो है वो एक आजाद देश के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था। कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अब हैदराबाद पिछले 150-200 सालों से अंग्रेजों के कंट्रोल में है, अब वो आजाद होना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर वो आजाद होगा तो क्या वो भारत के लिए समस्या खड़ी करेगा? अगर वो भारत की बाउंड्रीज में होता ना, कहीं कोने वोने में, ठीक है, तो हो सकता था कि भारतीय संघ एक बारी को तो सोच भी लेते कि चलो कर देते हैं आजाद। लेकिन बीचों बीच भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, ठीक है, समझ रहे हैं आप, अगर बीचों बीच हो भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो और अगर उसे आजाद कर दें तो कल को कोई भरोसा नहीं कि दक्षिण भारत पूरा का पूरा पाकिस्तान का ना हो जाए। मतलब नॉट ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का ना हो जाए, लेकिन जो डिवाइडिंग फोर्सेस है ना, भले ही वो, देखिए अब यहां पर इस तरह पोर्ट्रे किया जा सकता है कि सारी गलती पाकिस्तान की है, लेकिन मैंने क्या बोला, न्यूट्रल रह के सोचना है, दोनों पक्षों को समझो ना। डिवाइडिंग फोर्सेस भारत में भी थी, ऐसा नहीं है कि डिवाइडिंग फोर्सेस केवल पाकिस्तान में थी। डिवाइडिंग फोर्सेस जो असामाजिक तत्व हैं वो हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, डिवाइड करने वाली फोर्सेस भारत में भी थी, ऐसे जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भारत में भी थे।
जो कि बार बार बोल रहे थे कि इन मुसलमानों को जो है वो फोर्सफुली हथिया लो। क्या किस समय का वेट कर रहे हैं पटेल साहब, आपके पास आर्मी है, जाइए अंदर और इनको जो है वो फोर्सफुली इनसे सरेंडर करवा लीजिए। ठीक है, क्या आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं इनके साथ? ऐसे ऐसे बोलने वाली पार्टीज यहां भी थी। और दूसरी साइड पाकिस्तान में भी ऐसी पार्टीज थी जो पाकिस्तान को बोल रही थी कि जो मुस्लिम भारत में रह गए हैं, जो भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप फोर्स का इस्तेमाल कीजिए और उनको छुड़वाइए वहां से। तो जो डिवाइडिंग फोर्सेस हैं वो दोनों साइड थी। लेकिन सरदार पटेल जैसे सुलझे हुए इंसान भली भांति जानते थे कि भारत में जहां पर ऑलरेडी इतना वायलेंस हो चुका है और वायलेंस की अब गुंजाइश नहीं है, इसलिए नेगोशिएशन डिप्लोमेसी से जो है वो अब हमें काम लेना बहुत अनिवार्य है। और अगर अंत में जरूरत पड़ेगी तो सेना का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जूनागढ़ में इलेक्शन करा लिए गए, ठीक है, वहां पर सेना का उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन हैदराबाद के साथ सेना का उपयोग करना पड़ा। आइए देखते हैं क्यों करना पड़ा हैदराबाद के साथ सेना का उपयोग। ठीक है, देखिए, इट साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया नवंबर 1947। ठीक है, हैदराबाद ने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। देखिए, हैदराबाद को जो होम मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक 3 महीने का नोटिस दिया गया था कि आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना है आजादी के बाद। ठीक है, हैदराबाद की जो नवाब है उनकी जो काउंसिल थी, उन्होंने आपस में डिस्कशन करी, और जो इत्तेहाद ग्रुप है वहां पर, ठीक है, एक इत्तेहाद एक ग्रुप है हैदराबाद में था, मतलब उस समय एक ग्रुप जो कि वो डिवाइडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा था। ठीक है, मैंने बोला ना डिवाइडिंग फोर्स भारत में भी है, तो हैदराबाद में वो डिवाइडिंग फोर्स थी और वो प्रेरित कर रहा था हैदराबाद के निजाम को। बार बार जो है वो हैदराबाद के निजाम को प्रेरित किया जा रहा था कि आप जोर लगाइए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जुड़ना तो हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान दूर रह गया। हमारी अगर बाउंड्री लग रही होती, अगर हम गुजरात में होते तो हो सकता है कि शायद हम प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन इस पोजीशन का इस्तेमाल करके हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालना है भारतीय सरकार पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे पास शक्तियां ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट हमें सोवरेनिटी नहीं मिल रही है तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले ली जाए। ठीक है, निजाम को यह एडवाइस किया गया। ऐसे में निजाम की काउंसिल ने निजाम की सहायता से, या निजाम ने निजाम की काउंसिल की सहायता से एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया और वो भेजा गया होम मिनिस्ट्री। उस कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया, ठीक है, कि हमारी जो है वो कुछ शर्तें हैं। आइए वो शर्तें देखते हैं क्या है। ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माध्यम से इट लेड डाउन दैट ऑल अग्रीमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अग्रीमेंट्स देन एग्जिस्टिंग बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड निजाम वुड कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया, अब देखिए, अंग्रेज सरकार ने डिक्लेयर किया था कि अगर आप भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, या अगर आप भारत के किसी प्रोविंस के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो निजाम ने यह कह के भेजा एग्रीमेंट में कि आप हमें सोवेरेन स्टेटस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें वैसा ही स्टेटस दीजिए जैसा ब्रिटिश क्राउन ने दिया हुआ था। ठीक है, पहली शर्त आई है, These include defense, external affair and communications, the 3 subjects normally covered in instrument of accession। ठीक है, ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी पहले से थी ही नहीं निजाम के पास। ठीक है, ये किसके पास थी? ब्रिटिश कंट्रोल के पास थी, और वही जो है वो भारत को देने को तैयार हो गए निजाम। एजेंट्स वुड बी एक्सचेंज बिटवीन हैदराबाद एंड इंडिया। हैदराबाद और इंडिया के बीच में जो है वो एजेंट्स एक्सचेंज किए जाएंगे, यानी कि हैदराबाद में एक इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट बैठेगा, के एम मुंशी साहब को बिठाया गया। ठीक है, और दिल्ली में एक जो है वो हैदराबाद का एजेंट जाकर वहां बैठेगा। तो एक, यानी कि हैदराबाद जो है वो भारत की सोवरेनिटी, भारत की पैरामाउंसी जो है वो पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एक भारत के डोमिनियन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझ रहे हैं, ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइटल, एक टाइटल की बात हो जाएगी केवल, क्योंकि डिफेंस नहीं है आपके पास, कम्युनिकेशन नहीं है आपके पास, तो आप बेसिकली भारत का राज्य ही हैं। ठीक है, लेकिन एक ग्लोरीफाइड टाइटल आपके पास कि आप भारत का जो संघ है या जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी पैरामाउंसी आपके ऊपर नहीं है। तो ये जनता को या अपनी जो पियरेज है उसमें वाहवाही की बात हो गई कि देखो हम गुलाम नहीं है, बाकी सब गुलाम हो गए तुम। ठीक है, तो ये अपने पियरेज में एक
जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने की कोशिश की गई उनके द्वारा, लेकिन इसके पीछे एक गहरी चाल थी, समझते हैं वो क्या था। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड टू रेनाउंस द फंक्शन ऑफ पैरामाउंसी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि चलो हम जो है वो पैरामाउंट शक्ति नहीं है। ठीक है, द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट वाज टू रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट 1 साल तक चलने वाला था, उसके बाद हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया जाए, या उसके बाद जो है वो आगे की बात 1 साल बाद देखी जाएगी कि नेक्स्ट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसी को ही कंटिन्यू कर दिया जाए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को। लेकिन अभी 1 साल तक यही सिचुएशन चलेगी, जैसा निजाम का रिलेशन ब्रिटिश की रानी के साथ था, वैसा ही निजाम का रिलेशन अब दिल्ली की सरकार के साथ रहेगा। ठीक है, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय निजाम ऑन 29 नवंबर 1947। एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ हो गया अच्छे से, लेकिन अब देखते हैं समस्याएं, जो कॉम्प्लिकेशन जो तैयार हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज एजेंट जनरल इन हैदराबाद, के एम मुंशी साहब को अपॉइंट किया गया। इंडियंस फेल्ट that entering into a standstill agreement with Hyderabad meant that India had lost its grip on Hyderabad affair. के एम मुंशी साहब ने क्या कहा कि भारतीयों को ऐसा लगा उस समय, नॉट जस्ट हैदराबाद लेकिन जो भी पॉलिटिकली एक्टिव भारतीय थे, और कई अखबारों में यह बात छपी कि भारतीय सरकार का कंट्रोल जो है वो हैदराबाद से चला गया। आज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, कल को सोवरेनिटी भी ले लेगा हैदराबाद। ठीक है, सो दैट मीन्स जो भारतीय सरकार जो बनी है, जो कांग्रेस थी पहले और जो हमेशा से ही क्लेम करती आ रही थी कि हम भारत में पैरामाउंसी एस्टेब्लिश करेंगे, पूरे भारतीय संघ को एक कर देंगे, और वो अपने वायदे पर जो है वो कायम नहीं रह सकी। ठीक है, वो अपना जो वायदा है वो पूरा नहीं कर सकी, भारत को जो है वो एक छत्र शासन में नहीं ला सकी। देखिए हैदराबाद जो है वो अभी आपकी पैरामाउंसी से बाहर है, कल को हो सकता है ये सोवेरन हो जाए। ये के एम मुंशी ने साफ साफ जनता के माध्यम से अपने मन की बात बता दी उन्होंने। ठीक है, The Hyderabad States Congress opposed it because it was seen as a sign of weakness by Government of India. हैदराबाद की जो राज्य स्तरीय जो कांग्रेस थी उसने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, लेकिन वो कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी तो थी नहीं, गवर्नमेंट तो इंटरिम गवर्नमेंट है। ठीक है, उसने जो फैसला लिया वो तो फाइनल रहेगा, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर विरोध किया। उसके बाद वीपी मेनन साहब की बात सुनिएगा। वीपी मेनन हैज स्टेटेड दैट निजाम एंड हिज एडवाइजर्स। वीपी मेनन कौन है? तो मैंने आपको बताया, ही वाज द सेक्रेटरी टू द स्टेट, राइट, जो स्टेट मिनिस्ट्री है, यानी सरदार पटेल साहब के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये वीपी मेनन हैज स्टेटेड दैट निजाम एंड हिज एडवाइजर्स व्यूड द एग्रीमेंट एज प्रोवाइडिंग ब्रीदिंग स्पेस during which Indian troops would be withdrawn and the state could build up its position so as to assert independence. वीपी मेनन साहब ने ये बात जो है वो, वीपी मेनन साहब ने पहले भी एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था, अब फिर से वीपी मेनन साहब ने ऑब्वियस चीज बता दी कि ये जो एग्रीमेंट है ना, इसके माध्यम से भारतीय जो सैनिक हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और इसके बीच जो है वो हैदराबाद के निजाम जो है वो अपनी पॉलिटिकल शक्ति को एकत्रित करेंगे, हो सकता है कि अपनी एक जो है वो सेमी प्राइवेट आर्मी जो है वो एस्टेब्लिश करें और फिर जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ें। तो वही जो खतरा मैं आपको आज़ादी जब हम स्ट्रगल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर हमने एक वॉयलेंट आज़ादी करी तो चांसेस आर देयर कि आज़ादी के बाद भारत में से ही कोई एक ऐसा छोटा जो है वो राज्य निकल कर आ जाएगा जो वॉयलेंस करेगा अपने आप को आज़ाद करने के लिए। इसीलिए वॉयलेंस का रास्ता जो है वो सही नहीं था, वॉयलेंस सही समय पर आने पर करना है। ठीक है, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, टाइमिंग का गेम है सारा। ठीक है, तो ये बात वीपी मेनन साहब ने कही कि जो एडवाइजर्स है ना, जो इत्तेहाद है, ठीक है, जो इत्तेहाद है वो निजाम को बार बार इसी प्रेशर में डाल रहा है कि अभी तो आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है वो धीरे धीरे कूप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर कूप का नाम भी दिया गया उसे। इंडियन ट्रूप्स विड्रू एंड निजाम्स पुलिस एंड स्ट्रॉम ट्रूपर्स रजाकर टुक ओवर। ठीक है, भारतीय सैनिक हट गए और निजाम की जो प्राइवेट आर्मी थी रजाकर, उनका जो प्राइवेट आर्मी है उसका नाम था रजाकर, तो रजाकरों ने पूरा हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी जैसे ही भारतीय ट्रूप्स ने विड्रू किए। हैदराबाद वायलेटेड ऑल क्लॉजेस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया जिसको अक्टूबर कूप कहा गया, तो हैदराबाद ने दैट मीन्स जो एग्रीमेंट है उसको उसके क्लॉजेस का वायलेशन कर दिया। इन एक्सटर्नल अफेयर्स बाय कैरिंग आउट इंट्रूग्स विद पाकिस्तान
to which it secretly loaned 15 million pounds in defense by building up a large semi-private army, in communications by interfering with the traffic at the borders and through traffic of Indian railways. देखिए ट्रीटी में क्या बात बोली गई, तीन चीजें कि आपको डिफेंस में कुछ नहीं करना, आपको एक्सटर्नल अफेयर में कुछ नहीं करना और आपको कम्युनिकेशन में कुछ नहीं करना, वो सब भारतीय संघ संभालेगा। डिफेंस में उन्होंने रजाकरों को लगा दिया सेना के जाते ही, डिफेंस की जो एग्रीमेंट है उन्होंने कर दी वायलेट। दूसरी चीज कम्युनिकेशन में उन्होंने भारतीय रेलवे का रास्ता जो है वो रोकना शुरू कर दिया, भारतीय रेलवे के साथ जो है वो छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। ठीक है, हैदराबाद में जो भी चीजें आ रही हैं और हैदराबाद से जो भी चीजें बाहर जा रही हैं उसमें जो है उन्होंने रुकावटें डालनी शुरू कर दी। दैट मीन्स कम्युनिकेशन की जो क्लॉज थे उसका वायलेशन कर दिया। और पाकिस्तान के साथ जो है वो उन्होंने फाइनेंशियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करे ताकि हैदराबाद में जो है वो सैनिकों को स्टेशन किया जा सके, उनके भरण पोषण के लिए 15 मिलियन पाउंड जो है वो लोन ली गई राशि। सो दैट मीन्स जो एक्सटर्नल अफेयर है उस ट्रीटी को भी वायलेट कर दिया गया। तो यहां पर भारतीय संघ द्वारा ट्रीटी को नल मान लिया गया। ठीक है, अब एक साइड तो ये इल्जाम लगाया है किस पे, हैदराबाद पे, जो कि दिख ही रहा था ये हो रहा था, ये इल्जाम नहीं था। ठीक है, दिस वाज नॉट जस्ट मतलब alleged, this was not just alleged but this was actually happening at that time, right? India was also accused, इंडिया को भी accuse किया गया violating the agreement by imposing economic blockade। ठीक है, इंडिया को बोला गया कि आपने भी जो है वो, अब ब्लेम गेम खेला गया यहां पर। हैदराबाद ने बोला कि आपने पहले इकोनॉमिकली ब्लॉकेज शुरू करी है, उसके बाद हमने ये स्टेप्स उठाने शुरू करे। ठीक है, वीपी मेनन साहब ने पहले ही बोल दिया था कि एग्रीमेंट करना जो है वो झलासा है, ये अंदर जैसे ही हम सेना को हटाएंगे ये अपने जो है वो सैनिकों को अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे में इट टर्न्ड आउट दैट द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज इंटरफेयरिंग विद सप्लाईज टू हैदराबाद विदाउट द नॉलेज ऑफ दिल्ली। हैदराबाद ने कहा कि, दिल्ली कहने का मतलब कि सेंटर, राइट, हैदराबाद ने कहा कि भारत की इंटरिम गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वाला जो क्लॉज है ना, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला जो क्लॉज है उसको वायलेट किया है। जब बॉम्बे से आने वाले जो बॉम्बे से जो माल हैदराबाद आ रहा था उसको आने में रुकावट आई, जब, ठीक है, उसको नहीं आने दिया गया। बाद में पता चला कि दिल्ली को तो जानकारी नहीं है कि बॉम्बे की सरकार जो है वो हैदराबाद में सामान नहीं जाने दे रही। ठीक है, दैट मीन्स हो सकता है कि बॉम्बे लेवल पर, यानी कि क्योंकि हैदराबाद के पास कोस्टल लाइन नहीं है, हैदराबाद को कोस्टल लाइन चाहिए। दैट मीन्स अगर हैदराबाद बॉम्बे के साथ टाई अप करे और हैदराबाद बॉम्बे जुड़कर दक्षिण भारत को अलग कर ले, राइट, यही तो डर था ना भारतीय संघ का। मतलब भारतीय संघ के लिए यही डर था इंडियन सरकार का कि ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत को वो अलग कर दें। और भारत की, अगर आप अभी तक जो है वो मेरे सेशंस देख रहे हैं और आप समझते होंगे भली भांति, मैंने आपको समझाया है, भारत की जो है वो संपत्ति या भारत की जो इतनी समृद्धि हुई उसका कारण ही ये इंडियन ओशियन में भारत के पेनिनसुला की प्रोट्रूडेंस है, जिसकी वजह से भारत ईस्टर्न एशिया से वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता है। तो भारत का जो प्रायद्वीप है, अगर वही भारत के पास नहीं रहेगा तो जमीनी मार्ग में तो दुश्मन बैठे हैं सारे, कब कैसे ट्रेड करेंगे? फ्लाइट से आप कितना जो है वो ट्रेड कर पाओगे? ट्रेड तो आपको समुद्री मार्ग से ही करना पड़ेगा ना। फ्लाइट में तो महंगा पड़ता है कार्गो का शिपमेंट। ठीक है, कार्गो का शिपमेंट किया जाता है, राइट। आगे देखिए, द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू टेक अप द मैटर विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बट स्कॉलर लूसियन बेनिचुओ स्टेट्स दैट इट वाज नेवर डन। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो बॉम्बे जो हरकत कर रहा है ना, आपका सामान जो रोक रहा है, हम उसको हैंडल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। India also delayed arms shipments to Hyderabad from India, which was later claimed to be breach of standstill agreement. भारत ने हैदराबाद में हथियार, भारतीय सरकार ने हैदराबाद में हथियार पहुंचाने से भी रोक दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे हैदराबाद के रुख दिखने लगे भारतीय सरकार को, तो भारतीय सरकार जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगी हैदराबाद को हथियार देकर, इसलिए हथियार जो है वो हैदराबाद को प्रोवाइड नहीं किए गए। अब जब हैदराबाद बाहर से ट्रेड कर ही नहीं सकता है तो बाहर से हथियार कहां से मंगवाएगा? बाहर से हथियार कहां से मंगवाएगा? और जितना भी आर्सनल है वो सब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो जितना आर्सनल उनके पास ऑलरेडी मौजूद है हैदराबाद के पास, प्लस भारतीय संघ से जितना आना था, उसमें जो ब्लॉकेड हुई, इस चीज को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का वायलेशन माना किसने? हैदराबाद ने। मोर सीरियसली, द इत्तेहाद promoted vast armed bands of Razakar who threatened communal peace inside the state as well as along the border. ठीक है,
अब इत्तेहादों ने प्रेशर डालना शुरू किया कि हम रजाकरों के माध्यम से कम्युनल दंगे करा देंगे, हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी कम्युनल दंगे चल रहे हैं, बंगाल में चल रहे हैं, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में कम्युनल दंगे चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अब अगर हैदराबाद में भी शुरू हो जाएंगे तो और बड़ी समस्या है। तो इत्तेहाद जो है वो अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल कर रही है कि हम कम्युनल दंगे कराएंगे। इसी पोजीशन का इस्तेमाल तो जिन्ना ने किया कि हम दंगे ही तो कराए ना, मुस्लिम लीग ने दंगे ही कराए, उसी की वजह से तो पार्टीशन हो सका, क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाला कांग्रेस के ऊपर कि आप जो है वो माउंटबेटन प्लान को मान लें, अदरवाइज जो है वो दंगे इसी तरह होते जाएंगे आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, 16 अगस्त याद रखना है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड एन अल्टीमेटम ऑन 31 August 1948 demanding a ban on Razakar and the stationing of Indian troops in the state to keep law and order। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने 31 अगस्त 1948 तक का अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप अपनी आदतों से बाज आ जाओ, ठीक है, रजाकरों को शांत कर दो, और भारतीय सैनिकों को, इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को जो है वो हैदराबाद में अपॉइंट करो ताकि लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद में मेंटेन किया जा सके। अगर नहीं किया आपने तो हम फोर्सफुली जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी इस पॉलिसी को। ठीक है, अब व्हेन these were denied, India invaded the state on 13 September sending troops via 3 access routes, right? जब निजाम और उसकी काउंसिल ने इस एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, इस अल्टीमेटम को मानने से मना कर दिया, तो 13 सितंबर को भारतीय सेना जो है वो एंटर कर गई। ठीक है, द निजाम सरेंडर आफ्टर 4 days एंड एग्रीड टू इंडियन डिमांड, सब्सिक्वेंटली ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन नवंबर 48। 4 दिन के अंदर निजाम ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, और फिर नवंबर 1948 में जाकर निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर फाइनली साइन कर ही दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब हम बात करते हैं कश्मीर की। ठीक है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड अ हिंदू प्रिंस एंड अ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑन द कॉन्ट्ररी टू जूनागढ़। जूनागढ़ में जो वहां के नवाब थे वो मुस्लिम थे, जनता उनकी हिंदू थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो राजा हैं वो हिंदू हैं और जो जनता है वो क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम है, लेकिन डोमिनेशन, मेजॉरिटी इज मुस्लिम, राइट। द प्रिंस एनविसेज्ड द सॉवरेन स्टेटस फॉर द स्टेट एंड वाज रिलक्टेंट टू असीड टू ईदर ऑफ द डोमिनियंस। ठीक है, कश्मीर के शासक ये चाहते थे कि हम आजाद हों, क्योंकि कश्मीर के शासक को उनके डोमिनियन रणजीत सिंह से प्रोवाइडेड थे। ठीक है, रणजीत सिंह ने जाकर जो है वो कश्मीर के शासक को उनके डोमिनियन देते, और फिर अंग्रेजी जो शासन है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया था कि आप जो है वो सोवेरन है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले ही लिया। तो जैसे सभी राजाओं का तर्क था कि हम इतने समय से गुलाम हैं, हमें अब आज़ादी चाहिए, और वही तर्क जो है वो कश्मीर के शासक का भी था। अब कश्मीर के शासक का यह भी मानना था कि वह पाकिस्तान का साथ भी नहीं देंगे और भारत का भी नहीं देंगे, आज़ाद होना है उन्हें। ठीक है, अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि कश्मीर को हथिया लिया जाए, या हमें जो है वो इस तरह एटलीस्ट बताया गया है हमें, यानी कि हमारा जो इंडिया का जो करिकुलम है उसमें यही बात पढ़ाई गई है कि कश्मीर को कंट्रोल करने की पाकिस्तान ने कोशिश करी। पाकिस्तान ने डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, लेकिन जो कश्मीर में, जो कश्मीर की जो बाल्टी और गिलगिट वाला जो एरिया है, राइट, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं इनकी फंडिंग करी, इनको फंड किया कि आप जो है वो पैसा लीजिए, हथियार लीजिए, पाकिस्तान द्वारा फंड किया गया इन्हें, और आप जो है वो अटैक करना शुरू करें, कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर पर जाएं और हथियार लें एरिया को। ठीक है, अब जो ट्राइबल अपसर्ज होने जा रहा था उसके पीछे जो है वो हाथ था किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, ऐसा जो है वो पॉपुलर ओपिनियन है। ठीक है, अब देखिएगा डिप्लोमेसी में क्या बात सच है और क्या बात झूठ है आप पूरी तरह कभी नहीं कह सकते, आप बस ये कह सकते हैं कि दिस इज हाउ इट वाज डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, भारतीय सरकार ने इस घटना को इस तरह डॉक्यूमेंट किया गया है कि पाकिस्तानी सरकार ने जम्मू कश्मीर से लगते हुए, कश्मीर से लगता हुआ जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का, वहां की ट्राइब्स, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और उनको बोला कि आप जो है वो अब आक्रमण कर दो। ठीक है, प्लस अपने कुछ सैनिक भी उन्होंने सिविलियन मतलब पोशाकों में जो है वो भेजे लड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके पीछे पाकिस्तान का क्या एजेंडा था, इंडिया का क्या एजेंडा था,
ये कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको थोड़ा बहुत कि हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का एक म्यूचुअल एजेंडा हो पाकिस्तान को लेकर कुछ, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के साथ जो इशू है और फिर यूएन में ले जाया गया इस इशू को, आज तक बना के रखा गया है। जनता को जो है वो मतलब हमेशा कश्मीर के नाम पर एक्साइट किया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा ना, मतलब स्पेकुलेशन जाग जाता है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि इतनी मतलब पूरे दो देशों की जनता को जो है वो उनकी भावनाओं को आप इकट्ठा कर सकते हैं एक छोटे से मुद्दे के ऊपर, तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी रही हो, ठीक है। तो इस बात को नकारना, ठीक है, पूरी इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह नकारना नाइवनेस कहूंगा मैं इस चीज को। तो भले ही सरकारी डॉक्यूमेंट कुछ भी कहते हो, लेकिन यू शुड नॉट बी दैट नाइव। हमें इतना नाइव नहीं होना चाहिए कि इस पॉसिबिलिटी को हम पूरी तरह नकारें। भले ही हम ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक स्तर पर विजिलेंट रहना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है सिचुएशन की, ठीक है। क्योंकि द इवेंट दैट टर्न्ड आउट टू बी, जो घटनाएं उसके बाद घटी हैं, वो दोनों भारतीय सरकार और पाकिस्तान की सरकार के फेवर में रही। क्योंकि आज भी उस मुद्दे को एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह यूज किया जा रहा है, राइट। कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह यूज किया जा रहा है। जिस इशू को बहुत आसानी से सेटल किया जा सकता था 47 में, उसको आज जो है वो 21st सेंचुरी में भी कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो मेरी समझ तो ये बोलती है कि इसमें स्ट्रेटेजी है, एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। सबका हाथ है, भारतीयों का, पाकिस्तानियों का, अंग्रेजों का, सबका हाथ है, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो, ठीक है। इट वॉज ऑल स्टेज। लेकिन जैसा हमें याद रखना है, ठीक है, अब जो हम सोचते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, पेपर में नहीं लिख सकते ना हम, ठीक है। पेपर में वैसे खैर हमें अपनी भावनाएं ही लिखनी होती है मेंस में, लेकिन जो अनप्रूव्ड है, जो चीजें प्रूव नहीं हुई हैं, ठीक है, जो आप ये बोल सकते हैं जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, आप वो नहीं लिख कर आ सकते, ठीक है। आपको अपनी कही हुई बात का प्रमाण देना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि हाईली स्पेकुलेटिव है, जैसा कि मैं कह रहा हूं ना, इट इज हाईली स्पेकुलेटिव, इट इज नॉट प्रूवन, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो उस कंक्लूजन की तरफ बढ़ने को जो है वो मतलब सोच रहा है। क्योंकि वही सब चीजें जब मैं पैलेस्तीन, जॉर्डन, इसराइल के साथ होता हुआ देखता हूं, तो दिमाग जो है वो मूव करना शुरू कर जाता है उस साइड, ठीक है। खैर, डॉक्यूमेंट करते हैं जैसे घटनाएं घटी, ठीक है। As he procrastinated, the newly established state of Pakistan sent its forces behind a front of tribal militia and moved menacingly towards Srinagar. It was now that Prince was forced to sign an instrument of accession, October 1947, with the Indian Union, endorsed by the popular leader Sheikh Abdullah. पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ट्राइबल मिलिशिया को फंडिंग हुई, श्रीनगर पर अटैक करने आए वो, और अब फिर जो कश्मीर के राजा हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचा लेकिन भारतीय सरकार से मदद मांगने। और भारतीय सरकार ने बोल दिया कि देखो हमारी सैन्य मदद चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, लेकिन आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको स्पेशल दर्जा हम देंगे। 370 के माध्यम से स्पेशल दर्जा दिया। तो समझ रहे हैं आप, सोचिए, कनेक्ट कीजिए कहां पर, मतलब आप मतलब बिल्कुल एकदम अपने दिमाग को अंधा मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको कहानी दिख रही है और उसमें अगर आपको दिख रहा है कि लूप है क्लियर, तो हो सकता है कि वो हो भी, ठीक है। बिकॉज आज जितनी विजिलेंस है ना लोगों के अंदर, उतनी तब नहीं थी। तब जो है वो चल जाता था ये सब चीजें, ठीक है। आज लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया आपने, ठीक है, ये कैसे आप एक साइड से आक्रमण कर रहा है और दूसरी साइड मदद मांगने आ गए, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। आगे देखिए, बट जैसा कि मैंने कहा, इट इज नॉट प्रूवन, इट इज जस्ट अ थ्योरी। एक थ्योरी है जिसपे मेरा थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, लेकिन जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो यही है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो है वो जाना ही पड़ेगा, अनलेस इट इज प्रूवन, दैट थ्योरी इज प्रूवन, तब उसको मानेंगे हम बिल्कुल। लेकिन जब तक वो नहीं मानी जाती तब तक इस थ्योरी पर हम चलते रहेंगे, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अक्टूबर 1947 में आकर उन्होंने साइन कर दिए। शेख अब्दुल्ला रहे लीडर।
Indian troops were dispatched to defend the state against the raiders from Pakistan. India's complaints to UN Security Council regarding raids from Pakistan and the Indian offer to settle the status of the state through a plebiscite led to a ceasefire but left 84,000 square kilometer of area under Pakistani occupation. 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को देना पड़ा उस समय. ठीक है, क्यों देना पड़ा, क्या समझौता हुआ यहां पे? ठीक है, प्लेबिसिट हुआ, वहां पर वोटिंग कराई गई कि भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर वोटिंग निकली कि इतना लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उतना हिस्सा पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया. ठीक है. द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 370 of the Indian Constitution, which implied a limited jurisdiction of the Indian Union over the state as compared to other states. ठीक है, स्पेशल स्टेटस दिया गया 370 और फिर उसको अब रिसेंटली जो है वो भाजपा की सरकार ने हटा दिया. तो 370 पे मैं आपको जो है वो एक अलग सेपरेट टॉपिक लेकर आऊंगा, पूरा समझाऊंगा 370 क्या है, और ये जो कश्मीर पर अधिकरण हुआ है भारतीय सरकार का, इसको पूरे को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अब यहां पर आपको बेसिक समझना है कि कश्मीर के शासक का जो तर्क है कि मुझे पूरा हक है एक अलग राज्य एस्टेब्लिश करने का. तो आप बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आप एक शासक हो, ठीक है, आपका राज्य है, आप एक शासक हो, भले ही आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, आपका एक शासक है, आपका एक राज्य है, आप उसके शासक हैं, लेकिन आपके ऊपर जो है वो पिछले 300 सालों से किसी और का शासन है, उससे पहले पिछले 500 सालों से कोई और राज कर रहा था. बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ कर आपको जो है वो पिछले 800 सालों बाद आजादी मिली, और अब फिर से कोई और शक्ति आकर बोल रही है कि अब हमारी गुलामी करो. तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आजाद रहूं अब? ठीक है, क्योंकि पूरा माहौल दुनिया में आजादी का है, तो आप भी तो आजाद होना चाहेंगे. और अब फिर एक और शक्ति आपको कहे कि आप जो है वो अब भारत का हिस्सा है, ठीक है, आप पर इंपोज कर दी जाए, आप भारत का हिस्सा है, नहीं तो हम सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप पे हमला हो जाए और फिर आपको मजबूरन जो है वो भारत का हिस्सा बनना पड़े. ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि संघ में जुड़ना एक पॉजिटिव चीज भी थी, यानी इंडियन यूनियन में जुड़ना एक पॉजिटिव चीज भी थी, लेकिन एक राज्य की आजादी का भी तो बात है. एक राज्य जो है वो आजाद कब है? एक राज्य को आजाद रहने का भी तो हक था. ठीक है, अब वो हक भी तो उनसे लिया गया है, तो उसके लिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया 370. और वो फिर स्पेशल स्टेटस 370 क्यों दिया गया? क्योंकि जो वहां के राजा है उनकी आर्गुमेंट क्या थी कि मुझे आजाद रहना हक है मेरा, आप मेरे पे फिर से गुलामी थोप रहे हैं, और आप आजादी की बात करते हैं, और आप मुझ पे फिर से जो है वो भारतीय शासन की गुलामी तो थोप रहे हैं ना, भले ही कितनी भी अच्छी हो, बट है तो गुलामी. मतलब गुलामी इन द सेंस तो है, तो जो है वो किसी और का शासन है, मेरा खुद का नहीं है ना, सोवेर्निटी तो नहीं है ना मेरे पास. और मैंने जो अभी पिछले 800 सालों से स्ट्रगल कर रही है मेरी फैमिली, किस चीज के लिए? सोवेर्निटी के लिए तो कर रही है. ठीक है, यही सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो हैदराबाद का भी था, यही सेम आर्ग्यूमेंट हिमाचल प्रदेश के कुछ छोटे जो है वो पहाड़ी राजाओं का भी था, यही सेम आर्ग्यूमेंट जम्मू कश्मीर के राजा का भी था. इसीलिए उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया कि अच्छा चलो आपको आजादी चाहिए, ठीक है, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर हमारे, बाकी सब तुम्हारा. और भारतीय संघ बहुत कम मामलों में हस्तक्षेप करेगा. ठीक है, तब राजी राजी दोनों पार्टीज खुश हो गई. लेकिन फिर धीरे धीरे भारतीय जनता जो है वो, ठीक है, आज अगर देखिए, सोच के देखिए, आज हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ऑफ कोर्स भारतीय संघ का हिस्सा है, लेकिन 1947 में ले जाइए अपने आप को, और तब देखिए कि उस समय के हिसाब से भारतीय संघ की आइडिया क्या था. भारतीय संघ एक देश होगा, ये एजेंडा कांग्रेस लेकर चल रही थी. और जो भारत के प्रिंसलीज हैं उनके दिमाग में तो यही था ना कि अंग्रेज जाएंगे और हम अपना अपना आजाद हो जाएंगे, है ना. आजादी के 70 साल बाद आज हमारे दिमाग में ये चीज को, ये आइडिया को लगातार जो है वो डाल दिया गया कि भारतीय संघ एक देश है. ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला ना कि आपको ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा. अगर आप एक डिप्लोमेट बनना चाहते हैं ना, तो आपको आम जनता की तरह सोचना बंद करना पड़ेगा. आपको एक डिप्लोमेट की तरह सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय सरकार ने क्या पॉलिसीज अपनाई.
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही स्टेप था, भारतीय सरकार ने बिल्कुल सही स्टेप लिया। ठीक है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, मैं तो ये बोलता हूं कि एक साथ ही होना चाहिए। ठीक है, जिसको अखंड भारत कहा जाता है ना। ठीक है, पूरा भारत, मतलब अखंड भारत तो फिर भारत मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ज्योग्राफिकल लाइंस है ना, सुलेमान की पहाड़ियों से लेकर नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक और असम के जंगलों तक, ठीक है, जो असम का सिंटेक्स है वहां तक, ये पूरा जो है वो एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही ज्योग्राफिकल रीजन है और इन सारी जनता का जो है वो कल्चर एक जैसा है, तो हम सबको जो है वो जुड़कर रहना चाहिए। और कश्मीर का हिस्सा बनना भारतीय संघ का बहुत अनिवार्य जो है वो चीज थी, क्योंकि ये एक मैसेज देता है कि अगर कश्मीर आज अलग हो गया तो कल को कोई और अलग होने की बात कहेगा। इसलिए भारतीय संघ को जोड़ कर रखो, जितना जो है वो राष्ट्र जुड़ा रहेगा उतना ज्यादा जो है वो आप जनता को सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा पॉपुलेशन को आप मुख्य धारा पर लेकर आएंगे, उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे जनता को मुख्य धारा पर लाने के लिए। ठीक है, इसलिए कश्मीर का जुड़ना जरूरत है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू 1947 के हिसाब से भी आपको समझना अनिवार्य है। राइट, आपको केवल जो है वो अपने आज, मैंने आपको बोला ना, एक तराजू में दुनिया को तोलना बंद कीजिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आजादी के बाद की जो सभी घटनाएं हैं, मैंने आपको बोला था ना, आपका दिमाग आइडियाज पे चल रहा है और वो आइडियाज आपके दिमाग में इम्प्लांट किए गए हैं। आप पैदा हुए थे किसी भी आइडियाज के साथ नहीं, ठीक है, आप केवल बहुत बेसिक सर्वाइवल के जो आइडियाज हैं उनके साथ पैदा हुए थे, वो चीजें आपके जीन में कोडेड है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में प्लांट की गई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोच, और मैंने आपको बोला ना, आम जनता की तरह सोचना बंद कीजिए। ठीक है, अपने आप को, अगर आप एक डिप्लोमेट की तरह सोचना चाहे, अगर आपको एक डिप्लोमेट बनना है, एक ब्यूरोक्रेट बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो आपको इन पॉलिटिकल अफेयर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आपके अंदर नेशनैलिटी की भावना नहीं होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी क्या हुई। ठीक है, तो भारत को जोड़े रखना बहुत अनिवार्य था और है भी अभी, क्योंकि जितना बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन भारत के पास होगा, भारत की जनता के लिए उतना फायदा है। तो कश्मीर जुड़ना जो है वो बहुत जरूरी था भारत में। ठीक है, लेकिन कश्मीर के जो राजा है, मैं उनके हिसाब से आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूं कि उनके हिसाब से सोचिए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। उनके हिसाब से वो अलग होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से किसी और के डोमिनियन या किसी और की सॉवरेनिटी के अंदर जो है वो शासन चला पा रहे थे, नहीं चला पा रहे थे वो बात की बात है, लेकिन किसी और के अंडर थे। अब वो भारतीय सरकार के अंडर नहीं रहना चाहते थे, ये उनका पॉइंट है और ये वैलिड है उनके हिसाब से। लेकिन भारतीय संघ की सभी जनता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो जितना ज्यादा ज्योग्राफिकल रीजन हो उतना बेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो। वैसे 370 में मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा और वहां पर आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में कि ये भारतीय सरकार द्वारा क्यों किया गया, 370 लगाया क्यों गया और फिर हटाया क्यों गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया ना उन्हें कश्मीर को, तो वो केवल उस समय की डिमांड थी। कुछ समय बाद कश्मीर की जनता धीरे धीरे उनका इंडियनाइजेशन हो गया और फिर अब उन्हें बाद में स्पेशल स्टेटस की क्या जरूरत है जब उनका इंडियनाइजेशन हो ही गया। लेकिन देखिएगा, इस तरह के जो मुद्दे हैं ना वो समय लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 70 साल में जो माहौल है वो ठीक हो जाएगा। 100-150 साल लगते हैं इस तरह के मुद्दों को ठीक तरीके से आने में। अभी कुछ सालों बाद जो आज की जो घटनाएं हो रही हैं या जो आजादी के टाइम की घटनाएं हुई थी, उनको जो है वो चेंज हो जाएंगी पूरी की पूरे, क्योंकि इतिहास का जो है वो चक्र फिर से चलेगा। जो कश्मीर की जो जनता है वो पूरी तरह उनका इंडियनाइजेशन हो जाएगा। ये पूरे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे कुछ समय बाद। ठीक है, क्योंकि वही नियति है, वो नेचुरल है, क्योंकि नेचुरलाइजेशन होना, ठीक है, जुड़ना जो है वो नीति है। धीरे धीरे कश्मीर की जनता जो है वो भारतीयों के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी और पूरा जो है वो सिस्टम एक हो जाएगा, तब ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये मुद्दा बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि बीच में बहुत सारी जो है वो ऐसी भारत में पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी कि इस मुद्दे का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ठीक है, लेकिन वो चीज हटेगी धीरे धीरे, ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो वो नेचुरल है, वो नॉर्मली वो नेचुरली होना है और वो हो जाएगा। ठीक है, उसमें समय लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव था बहुत बड़ा कि भारतीय संघ बना और सभी राज्य जो है वो मानने को तैयार हो गए। आज भी आप देखेंगे हैदराबाद में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को अलग मानते हैं। ठीक है, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ अभी, धीरे धीरे उनका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा।
ठीक है। पंजाब में भी 1980 के दशक में ऐसी जो है वो लपटें उठी थी कि वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, उनका भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, राइट। उसी तरह असम में भी उसी तरह की लपटें उठी थी बांग्लादेश के पड़ोस में, तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो ये हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आजादी के समय 1947 के समय ये बहुत ज्यादा था, जो आज हमें नजर नहीं आता ना उतना ज्यादा, क्योंकि काफी हद तक नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। आज हमें उतना ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन उस समय के हिसाब से सोचिए ये एक बहुत बड़ा इशू था ये, और ये बिल्कुल ऑब्वियस सवाल था। आज हमें लगता है ना, ठीक है, आज अगर हैदराबाद का कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि मुझे अलग देश चाहिए, तो हमें बिल्कुल मतलब अजीब सी बात लगेगी। लेकिन तब ये काफी कॉमन चीज थी और लोग समझते थे, लोगों के अंदर ये समझ थी कि हाँ, अगर ये व्यक्ति ऐसी डिमांड कर रहा है तो ये जायज भी है। लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो भारतीय संघ को बड़े से बड़ा बनाना है। ठीक है, आपकी बात जायज है, कश्मीर जो कह रहा था वो जायज है, लेकिन जो बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन की जो अगर आप बात करेंगे, अगर आप फेवर में देखना चाहते हैं, तो भारतीय संघ के साथ जुड़ना बेटर ऑप्शन है। ठीक है, वही चीज बाद में कश्मीर को समझ भी आई, और जिन लोगों को नहीं समझ आती है वो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, अभी नहीं 30-40 साल बाद तक आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी समझ में। आगे देखिए, नेक्स्ट चीज आएगी, ये पॉइंट हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेजुअल इंटीग्रेशन को, कि धीरे धीरे कैसे इंटीग्रेट किया गया सबको। द प्रॉब्लम was twofold, ठीक है, of transforming the states into viable administrative units and of absorbing them into constitutional units। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया, जो अंग्रेजी प्रोविंसेस थी वो तो हो ही गई ऐड, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और पंजाब, वो पाकिस्तान में चले गए। भारत में कौन कौन से आ गए? पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, बंगाल का कुछ हिस्सा आ गया, सेंट्रल प्रोविंस आ गया, बॉम्बे आ गया और मद्रास आ गया। ठीक है, ये क्या है? ये अंग्रेजी प्रोविंस है। उसके अलावा मैक्सिमम लगभग सभी जो है वो प्रोविंसेस ने साइन कर दिए, और जिन्होंने नहीं किया उनके साथ जो है वो थोड़ी जोर जबरदस्ती करके साइन करवा लिया गया। क्यों? क्योंकि भले ही उस समय उनका पॉइंट वैलिड लग रहा हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन भारतीय संघ के साथ जुड़ना ही सही फैसला था। ठीक है, इसलिए कश्मीर भी जुड़ा, इसलिए भारतीय सरकार ने फोर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारतीय जो लीडर्स हैं वो भली भांति जानते थे कि आज भले ही इनको ऐसा लग रहा हो कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब ने बाद में हाथ जोड़कर बोला है कि मैं बहुत गलती कर रहा था, पाकिस्तान में जुड़ना चाह रहा था, बहुत सही हुआ कि हम भारत में जुड़े। ठीक है, कश्मीर की जो जनता जिसको फायदा हुआ है, ठीक है, वो यही कहते हैं कि भारत में जुड़ना जो है वो सही फैसला था पाकिस्तान के साथ जुड़ते, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, रिलेटिवली भारत की जो है वो अभी फिलहाल हो सकता है कि खराब हो, लेकिन जब ये सारा सिस्टम सुधरेगा, रिसेशन से जब हम बाहर आएंगे, तो ऑब्वियसली भारत की जो है वो इकोनॉमिक पोजीशन पाकिस्तान से रिलेशन में ज्यादा होगी, ठीक है, बेहतर होगी। और कश्मीर की जनता भले ही सफर कर रही है, लेकिन ओवर द पीरियड अगले आने वाले 30-50 सालों में उनका जब इंडियनाइजेशन हो जाएगा ठीक से, तो इन द लॉन्ग रन अगले 100-150 सालों की सोचनी होती है। मैंने आपको बोला ना, अब भारतीय जो सरकार है वो अंग्रेजों के साथ उन्होंने इतना झगड़ा किया, तो ये बात तो वो समझ ही गए होंगे कि अगले 100-150 साल के बारे में सोचकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो वो सोचा समझा था पूरा का पूरा स्टेप, तो वो धीरे धीरे कश्मीर के हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है, धैर्य रखिए, हो सकता है कि हमारी पीढ़ी में ना सुधरे, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वो जरूर सुधर जाएंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इन सबको जो है वो भारतीय संघ का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन अब भारतीय प्रशासन का हिस्सा कैसे बनाया जाए इन्हें? ठीक है, अब भारतीय प्रशासन के साथ जोड़ने का जो है वो सवाल उठा। तो दो चीजें देखिए, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे एस्टेब्लिश की जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स कैसे बनाई जाए, यानी कैसे राज्य स्थापित किए जाए, राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलें, ठीक है, तहसीलों के अंदर सब तहसीलें, अगर गांव पंचायत, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, और इनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना है, अब उस चीज की बारी थी। अब नेक्स्ट जो बड़ा कदम था भारतीय सरकार के आगे ये था। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप को पूरा करने के लिए क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉलर स्टेट्स, 3 तरह की स्टेट्स बनाई गई, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, शुरुआत में देखते हैं क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉलर स्टेट्स, 216 सच स्टेट्स इनटू कंटीजुअस provinces and listed in part A. For instance, 39 states of Odisha and Chhattisgarh were incorporated into central province
एंड उड़ीसा। देखिए जितने बड़े प्रोविंस थे ना अंग्रेजी टाइम से जो चले आ रहे थे, लाइक बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, इन प्रोविंसेस के आसपास जो छोटी छोटी स्टेट्स थी ना, ठीक है, जिनका कल्चर, भाषा उन प्रोविंस की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ मिलता था, उनको जो है वो जोड़ लिया गया उन प्रोविंस में। तो ऐसी 126 स्टेट्स हैं जिनको कहा गया पार्ट ए। और फिर जो बड़े प्रोविंस क्रिएट हुए ना, प्रोविंस की जगह स्टेट वर्ड यूज करने लगे, और जो फिर बड़े स्टेट्स बने उनको कहा गया पार्ट ए स्टेट्स। यानी कि जो पहले से प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन सी? पंजाब है, ठीक है, दिल्ली है, उसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस है, यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा है वैसे दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब, और फिर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, और बंगाल, बंगाल का जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो भारतीय, और असम, ये जो भारतीय संघ का हिस्सा बना है, इनके आसपास जो छोटी छोटी स्टेट्स है ना प्रिंसलीज 126, उनको इन्हीं में ही जोड़ दिया गया। और ये जो स्टेट्स नई बनी, इन स्टेट्स को कहा गया पार्ट ए स्टेट्स, ठीक है। पहले तो आई पार्ट ए स्टेट्स। दूसरा देखिएगा, गुजरात स्टेट्स वर इनकॉर्पोरेट, जैसे कि गुजरात के जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जो कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं थे, उनको बॉम्बे में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, मेकिंग सम स्टेट्स एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फॉर स्ट्रेटेजिक और स्पेशल रीजंस, लिस्टेड इन पार्ट सी 61 स्टेट्स, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्टेट्स जिनको केंद्र ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखा, वहां पर चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, उसको कहा गया पार्ट सी स्टेट। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल, इनको क्यों कहा गया पार्ट सी स्टेट? क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं जिनको स्पेशल, जिनको अभी तक अभी उनको पूरी तरह स्टेटहुड देने की सिचुएशन जो है वो नहीं आई है। क्यों? क्योंकि भारतीय संघ के पास अभी उतना पैसा नहीं था कि स्टेटहुड एस्टेब्लिश की जाए, विधान सभाएं बनाई जाए, मंत्रियों को सैलरीज दी जाए और ये सब काम की, इतना पैसा नहीं था भारतीय संघ के पास, ठीक है। इसीलिए उनको क्या करना था, उन्होंने एस्टेब्लिश करी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, वहां पर आईसीएस ऑफिसरों को अपॉइंट कर दिया कि वो वहां बन गए चीफ कमिश्नर, और आईसीएस ऑफिसरों के तहत जो है वो पूरा का पूरा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके भरोसे चलाया गया। धीरे धीरे इन्हीं पार्ट सी स्टेट्स को फुल स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया। जैसे जैसे भारत में कमाई बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है वो स्टेटहुड दे दिए गए राज्यों को। लेकिन अभी ऐसे पॉलिटिकल रीजन जो कि अलग राज्य बनने के लायक हैं, लेकिन भारतीय संघ के पास पैसा नहीं है, इसीलिए उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस या पार्ट सी स्टेट बनाया गया। वहां पर एक आईसीएस ऑफिसर यानी एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, और उसके अंडर जो है वो उनका गवर्नमेंट, उनका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला। और वो चीफ कमिश्नर जो है वो किसके द्वारा? केंद्र द्वारा जो है वो मतलब केंद्र द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो वो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभर कर आए, ठीक है। सो इस तरह की 61 पार्ट सी स्टेट्स थी। अब तीसरा क्या है, क्रिएटिंग 5 यूनियंस, 5 जो है वो यूनियंस क्रिएट की गई। यूनियन स्टेट्स ऑफ कठियावाड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर एंड कोचीन, जो कि बाद में केरला के रूप में उभरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है ये, नॉट दूसरा लेकिन तीसरे जो है वो इस तरह के राज्य बने। पहले क्या है, पार्ट ए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थी अंग्रेजों की, ठीक है, उनमें जो है वो प्रिंसलीज को जोड़ दिया गया। दूसरे आए पार्ट सी जो कि छोटे छोटे जो है वो प्रोविंसेस थे या छोटे छोटे प्रिंसलीज को जोड़कर बनाया गया, जिनको राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए कायदे से, लेकिन भारत के पास उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए वहां पर चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। अब तीसरे जो है वो भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर एक जैसी जो प्रिंसलीज है उनको जोड़कर 5 यूनियंस बना दी गई। और इन 5 यूनियंस में से बाद में, अभी इनको यूनियन इसलिए बना दिया क्योंकि इनका कल्चर जो है वो होमोजीनस है, मतलब कुछ एक हद तक होमोजीनस है, इसलिए इनको यूनियन बना दिया गया। जैसे जैसे हमारे पास जो है वो पैसा होगा, भारत सरकार ने ये सोचा जैसे जैसे हमारे पास पैसा होगा वैसे वैसे हम इन्हें अलग कर देंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसको लागू भी करना है, ठीक है, या कुछ जो है वो, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बन रहा था कुछ को तब तक डिजाइन कर लिया गया था, और कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है वो रीअरेंज हुई है। तो 1956 जब तक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया है तब तक का सिनेरियो हम समझ रहे हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अलग टॉपिक में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 5 यूनियन जो है वो इकट्ठा हुई, तैयार हुई। आगे देखिए, इनिशियली दीज स्टेट्स acceded with respect of defense, communication, external affair. Later they felt that a closer association was necessary. शुरुआत में डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर जो है वो भारतीय संघ को दीन सब स्टेट्स ने शक्ति है, ठीक है। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कंडीशन थी ही। द 5 unions and Mysore accepted Indian jurisdiction in union, concurrent subjects except taxation and subject to differences as under Article 238 and supervisory power of union for 10 years, ठीक है। 5 यूनियन और मैसूर के लिए अलग कंडीशन देखिए क्या क्या है। दे एक्सेप्टेड इंडियन ज्यूरिडिक्शन इन यूनियन, एक तो भारतीय संघ में जुड़े, चलो ये तो पहली बात है, सभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंकरेंट सब्जेक्ट एक्सेप्ट टैक्सेशन, सभी कंकरेंट सब्जेक्ट जो है वो भारतीय यूनियन के पास होंगे, जैसे कि डिफेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर है, कम्युनिकेशन है, वो भारतीय संघ के पास है, लेकिन टैक्स ये अपना खुद लगाएंगे। तो 5 तो यूनियंस जो मैंने जिक्र करी प्लस मैसूर, इन 6 जो है वो राज्यों ने टैक्स जो है वो अपने हाथ में रखा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द 7th अमेंडमेंट 1956 abolished Part B states as a class and formed one class out of Part A and Part B. The special provisions relating to Part B states were deleted. The Indian state thus became part of uniform political setup. 1956 का 7th अमेंडमेंट और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपको समझाऊंगा एक अलग टॉपिक में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट बी स्टेट्स है ना, 5 तो यूनियन और 6 मैसूर, इनको जो ये स्पेशल जो है वो शक्तियां मिली हैं, एक तो ये खत्म किया गया, ठीक है, और फिर पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे, यानी कि पार्ट सी स्टेट्स तो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन पार्ट बी स्टेट्स को खत्म करके उनको पार्ट ए स्टेट्स में जोड़ा गया। पार्ट ए स्टेट्स कौन सी है? जो शुरुआत में प्रोविंसेस थी, ठीक है, उनमें जो इंडियन प्रिंसलीज जोड़ दी गई। पार्ट सी कौन सी है? ऐसे जो छोटे पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं जो कि राज्य बनने लायक है, लेकिन भारत के पास उतना पैसा नहीं है कि अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करे, इसलिए उनको चीफ कमिश्नर दिए गए फॉर द टाइम बीइंग। और पार्ट बी जो है क्या है? वो भाषा और कल्चर के हिसाब से जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनको जोड़कर यूनियंस क्रिएट की गई, और उनको उन ऐसी प्रिंसलीज जो थोड़ा शक्तिशाली है, ठीक है, इसलिए उनको जो है वो थोड़ा कंसिलिएट करने की जरूरत है, इसलिए टैक्सेशन वगैरह उनको दे दी गई, यानी कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए जो कि 1956 में वापस ले लिए गए जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगली चीज हमें पढ़नी बचती है वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना है, पहली सरकार लेकर आनी है। पहली सरकार ने जो शुरुआती 2-3 अमेंडमेंट्स किए वो समझने हैं, फिर उसके बाद आप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तक पहुंचेंगे। यानी कि इसके बाद हमें क्या समझना है कि सरकार जो आई है पहली, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे अभी इस टॉपिक के बाद, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इस टॉपिक के बाद हमें जो है वो नेक्स्ट चीज क्या पढ़ने को बच गई? कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है, तो लेकिन वो पॉलिटी का हिस्सा बन गया। अभी तक जो हमने प्रिपेयर किया है वो पॉलिटी का बैकग्राउंड है। इसके बाद अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो पॉलिटी का हिस्सा बनेगा। इसके बाद हम कुछ भी पढ़ेंगे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का इतिहास होगा। वैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस का पहला टॉपिक ही था ये, ठीक है, हमने कर लिया कवर। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इतिहास से ही मैं पॉलिटी की रूट्स निकाल कर दूंगा, तो डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या होगा आगे बढ़ने का? एक साइड हम पोस्ट इंडिपेंडेंस चलाएंगे, दूसरी साइड में वर्ल्ड हिस्ट्री चलाऊंगा। 2 टॉपिक्स चलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री समझ आएगी तभी पोस्ट इंडिपेंडेंस समझ आएगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं विश्व इतिहास आपका पहले कवर कराऊं, ठीक है। सो आज ये टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक चीजें आज हमने इकट्ठा करी, ठीक है, और कुछ मैंने अपने ओपिनियंस भी बताए आपको, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है वो मेरे खुद का ओपिनियन है, और मैं उस ओपिनियन पे 100% जो है वो श्योर नहीं हूं, क्योंकि इट इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अगर हमें प्रूव मिल जाता है तो हम मान लेंगे, अगर नहीं तो तब तक सरकारी डॉक्यूमेंट चल ही रहे हैं, चलने दो, ठीक है। खैर,
आज का टॉपिक यहाँ पर हम खत्म करते हैं। पिछले सेशंस जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत जरूरी है पिछले सेशंस को आपको देखना, ठीक है। और आगे आने वाले सेशंस के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन नहीं ऑन करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो वीडियो सेम समय पर आती है रोज, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड टू दिस चैनल, ठीक है। उसके अलावा स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। CSC के लिए पूरा थॉरो कोर्स है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप थॉरोली जो है वो एक पूरा कोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।